अभी तो ब्लैक ब्लैक ही आ रहा है। ये एक्चुअली स्टॉप यहाँ पे शुरू हो गया रिकॉर्डिंग। मैंने डोंगल से स्टार्ट किया है, मतलब मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया है क्योंकि लाइट नहीं है यहाँ पे। अब भी जस्ट गया लाइट। ओह अच्छा। दिख रहा है ना मेरा स्क्रीन? दिख रहा है। एक्सेल, एक्सेल, ठीक है। एक्सेल। एक्सेल फाइल है ना, दिख रहा है? मैंने एक एक्सेल ओपन किया हुआ। नहीं मेरे को, हाँ अब दिख रहा एक सेकेंड। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। है जी। तो मैं एकदम स्क्रैच से आपको चालू करूंगा कि प्रोजेक्ट प्लान कैसा बनाते हैं, ठीक है। तो हाँ मैंने बिल्कुल आपको बेसिक बताया से। कि अगर, हाँ एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। हम्म। तो जैसे कि हम लोग एक प्रोजेक्ट लेंगे, ठीक है। वो प्रोजेक्ट, फॉर एग्जांपल वो कंपनी का नाम क्या लूँ? आपकी नो वॉइस कट रही है बीच बीच में। मेरी आवाज़ आ रही है अभी? हेलो। जी। हाँ अब आ रही है। मैं वो कंपनी का नाम क्या लूँ, वो जो प्रोजेक्ट जो हम लोग करेंगे, तो कोई भी एक कंपनी, आप जो कंपनी में काम कर रहे थे वही कंपनी को ले ले, उसी का नाम। मेरी आवाज़ ले लो। ब्रेक हो रही है क्या? क्या क्या नाम है? लेवरेज एडटेक प्राइवेट लिमिटेड। लेब्रिज, एल LEVEL ई, EVERAGE एडटेक TECH प्राइवेट लिमिटेड। यही है हाँ? जी। ठीक है। तो ठीक है, चलेगा, ये भी ले सकते हैं, या फिर नहीं तो मैं टाटा, टाटा का कोई ले लेता हूँ। टाटा, टाटा मोटर्स। आप एवरेज कर ले लेना, आप जब घर पे प्रैक्टिस करोगे तो। ठीक है। ठीक है, क्योंकि हम्म। मेरे को ये थोड़ा easy रहेगा। मैं extend करूंगा। आपकी आवाज़ बहुत कट रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक्चुअली लाइट नहीं है यहाँ पे। मेरा, मैंने डोंगल से कनेक्ट किया हुआ कभी आ है। रही है कभी कट रही है, ऐसे ही हो रहा है। अभी आ रही है? हाँ मैं वही बोल रही हूँ ना, बीच बीच में कट रहा हेलो, है। एक हाँ सेकंड जी। होल्ड करना। वो एक्चुअली मेरा लाइट लाइट चला गया, अभी तक लाइट था। अभी जस्ट गया, 2 मिनट हुआ है। तो मेरा जो वाईफाई है वो भी डिस्कनेक्ट हो गया। तो फोन फोन में डाटा तो नहीं होता होगा ना, वाईफाई है तो तो। मैंने डोंगल से कनेक्ट किया है, वो हॉटस्पॉट जो होता है ना, वहां से मैंने कनेक्ट किया हुआ है। हम्म। तो इसीलिए मैं भी थोड़ा। हॉटस्पॉट से ही चलाती हूँ, मेरे पास वाईफाई नहीं है क्योंकि मैं तो ऑफिस जाती थी तो मुझे ज़रूरत नहीं थी। ओके, तो कहीं जी। आपकी इधर से प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा नहीं आपकी आवाज़ नहीं आ रही है तो मेरे दर से कैसे होगा। है? मेरी आवाज़ तो आपको आ रही है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अगर आवाज ब्रेक हो जाएगी तो बीच में बोल देना, हम लोग वापस से इसको रिपीट कर लेंगे, ठीक है। श्योर। ओके। तो देखो, आप जब कोई भी कंपनी में आप अगर एसएपी को इम्प्लीमेंट करने जाते हो, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब जब एसएपी वहाँ पे डालने जाते हो, अगर कोई और सॉफ्टवेयर उन लोग यूज कर रहे हैं, कोई भी अदर जी। ईआरपी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो ये एक प्रोजेक्ट होता है। 4 से 4 महीने का प्रोजेक्ट हो सकता है, 6 महीने का भी होता है, 8 महीने का होता है, 12 महीने का भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि वो कंपनी का, वो कंपनी कितनी बड़ी है। जितनी जी। बड़ी कंपनी होगी उतना ही आपको टाइम लगेगा इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए वो एसएपी,
ठीक है। तो ये जो डिसाइड करता है ना, वो आपका हायर अथॉरिटी डिसाइड करता है, नहीं तो या तो आपका कोई कंपनी का लीडरशिप का जो बंदा होगा वो डिसाइड करेगा कि कितने महीने लगेंगे इसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। अगर कोई छोटी कंपनी है तो उसको 4 महीने लग जाएंगे। अगर वो कोई बड़ी कंपनी है जैसे कि रिलायंस या फिर टीसीएस या टाटा, तो 8 महीने लगते हैं मैक्सिमम इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। ठीक है। तो ये जो 8 महीने ना, एक डेडलाइन वो क्लाइंट को दिया जाएगा कि आपको 4 महीने के बाद हम लोग गो लाइव करेंगे और उसके बाद आपकी कंपनी एसएपी यूज करना चालू कर देगी। ठीक है। लाइट आ हम्म। गई। ठीक है। तो ये हम लोग वो कंपनी को डेडलाइन देते हैं। ठीक है, कि जैसे कि सपोज एक फॉर एग्जांपल ले लो कि ये टाटा मोटर्स है। टाटा मोटर्स में मैंने कह दिया कि 4 महीने लगेंगे एसएपी इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। ठीक है। तो 4 महीने में आपको 4 महीने के बाद आप कौन से दिन को गो लाइव करे, वो गो लाइव का मतलब होता है कि उसी दिन आप पूरा मतलब जो जो नॉन एसएपी ईआरपी जैसे कि टैली हो गया, टैली यूज कर रहे हो ना, तो टैली वहीं से उसी दिन से बंद हो जाएगा। और उस दिन से सारे जो एंड यूजर हैं, जितने भी बिजनेस यूजर हैं, वो सब एसएपी यूज करने लग जाएंगे। ठीक है। हम्म। तो ये जो 4 महीने का पीरियड होता है ना, ये 4 महीने में ये एक प्रोजेक्ट प्लान तैयार होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं एसएप मेथोडोलॉजी एसएपी में, या फिर उसको आप बोल सकते हो प्रोजेक्ट प्लान। ठीक है। एसएप का ए का फुल फॉर्म है एक्सेलरेटेड एसएपी। तो एसएपी का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया ही है। ठीक है। तो इसको बोलते हाँ। हैं एक्सेलरेटेड एसएपी मेथोडोलॉजी। ठीक है। तो ये आपको इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि टेल मी हाउ मेनी स्टेप्स आर अवेलेबल इनटू द एसएप मेथोडोलॉजी और प्रोजेक्ट प्लान। ठीक है। सो दीज आर द फेजेस और यू कैन से स्टेप्स विच आर अवेलेबल। आपको 4 महीने का पूरा प्लानिंग देना पड़ता है। ये फेस में फेस वाइज आपको पूरा मतलब आप कौन से दिन पे क्या काम करोगे, कौन सा बंदा कौन सा काम करेगा, ये सब एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। ठीक है। ये कौन बनाता है? ये आपका जो मैनेजर होता है, फीको कंसल्टेंट होते हैं, एमएम के कंसल्टेंट होते हैं, एसडी के कंसल्टेंट होते हैं। ठीक है। तो उन सब का एक मैनेजर होता है, वो डिसाइड करता है कि कौन बंदा कितने पे क्या क्या एक्टिविटी करेगा। ठीक है। एक सेकंड होल्ड करना, मैं चेक करता हूँ मेरा नेट कनेक्शन, वाईफाई नहीं कनेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ऐसा मेथोडोलॉजी आपको समझ में आ गया अभी क्या हो। जैसे कि मैंने स्टार्ट डेट ले लिया उसका 1/4/2000 सपोज 21। ठीक है। 1/4/2021 से मेरा स्टार्ट होगा और ये खत्म होगा कभी 28/9/2021। ठीक है। यहाँ पे खत्म हो गया तो कितने महीने हो गए? 180 दिन हो गए। 180 दिन मतलब आ, 4 महीने। 6 महीने। ठीक है। तो हाँ। मैंने ये 6 महीने यहाँ पे इनको दे दिए कि ये आपका प्रोजेक्ट ये 6 महीने में खत्म होगा। ठीक है। स्टार्ट डेट में आज से स्टार्ट कर रहा हूँ और जब भी इसका खत्म का होगा 28 को गो लाइव हो जाएगा। ठीक है। तो ये स्टार्ट डेट एंड डेट और यहाँ पे ड्यूरेशन, ऐसे ही प्रोजेक्ट प्लानिंग तैयार होता है। ठीक है। फिर यहाँ पे होता है सीरियल नंबर, नेक्स्ट होता है प्रोजेक्ट फेस, मतलब कितने सारे फेसेस हैं उसमें। ठीक है। टोटल जो फेस होते हैं वो 5 फेस होते हैं टिल गो लाइफ। वन, ये होता है 1 2 3 4 5। और ये फेसेस में सब फेसेस भी होते हैं, सब मॉड्यूल बोल सकते हैं वैसे। ये इतने सारे इसके अंदर सब फेस होते हैं। ठीक है। नंबर ऑफ डेज मतलब एक फेज को कंप्लीट करने के लिए आपको कितने दिन लगेंगे, इसका स्टार्ट डेट क्या है, एंड डेट क्या है। ठीक है। रिसोर्स मतलब वो बंदा कौन सा बंदा, रिसोर्स कौन सा रिसोर्स इस पे काम कर रहा है। और रिमार्क मतलब अगर सपोज मैंने कह दिया कि 25 दिन लगेंगे ये फेज को कंप्लीट करने के लिए, तो अगर सपोज 25 दिन से 26 दिन हो गए या फिर 27 दिन हो गए, तो मुझे यहाँ पे रिमार्क में देना पड़ेगा कि आपने 2 दिन एक्स्ट्रा क्यों लिया, क्या एक्टिविटी किया है। ठीक है। तो वो रिमार्क में यहाँ पे डालना पड़ता है। ठीक है। ये समझ में आ गया आपको? हम्म। उसके बाद पहला जो फेज का नाम है उसको बोलते हैं हम लोग प्रोजेक्ट प्रिपरेशन। ठीक है। प्रोजेक्ट प्रिपरेशन में जो फर्स्ट फेज होता है उसको बोलते हैं हम लोग किक ऑफ मीटिंग। किक ऑफ मीटिंग का मतलब क्या होता है कि जब भी आप क्लाइंट के पास जाते हो, ठीक है, तो डायरेक्टली आप क्या थोड़ी स्टार्ट कर दोगे वहां पे। पहला जो स्टार्टिंग
जब आप जैसे ही आप पहला दिन जाते हो, तो पहले आपका किक ऑफ मीटिंग एक होता है। किक ऑफ मीटिंग में क्या होता है कि इंट्रोडक्शन, वहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है कि ये बंदा क्या काम करेगा, वो बंदा क्या काम करेगा। ठीक है, वहाँ पे एक एसपीओसी होता है। एसपीओसी मतलब सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब क्लाइंट जब रहता है, क्लाइंट का अगर बिजनेस वहाँ पे काम कर रहे हैं, कोई बंदे एंड यूजर है, सुपर यूजर हैं, ठीक है, मैनेजर्स हैं, कंपनी का सीईओ है, तो आप किसी को भी थोड़ी जाके पकड़ लोगे और बताओगे कि चलो बताओ मेरे को आपका बिजनेस प्रोसेस क्या है। ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, वो क्लाइंट का ही बंदा उन लोग रख देते हैं कि अगर आपको कुछ भी जरूरत लगे, कुछ भी अगर आपको चाहिए, तो ये बंदे को कांटेक्ट करो। तो उसको बोलते हैं एसपीओसी, सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, वहाँ पे वो क्लाइंट के बंदे भी रहते हैं, सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एसपीओसी भी रहेगा आपका, आपके मैनेजर्स भी रहेंगे, एसडी के कंसल्टेंट रहेंगे, एमएम के कंसल्टेंट रहेंगे, एचआर के कंसल्टेंट, जितने भी कंसल्टेंट हैं जो जो मॉड्यूल इंप्लीमेंट करना है, वहाँ पे सारे कंसल्टेंट एफआईसीओ के भी रहेंगे। तो वहाँ पे एक दूसरे का इंट्रोडक्शन होता है वहाँ पे। ठीक है, तो वो इंट्रोडक्शन कौन करवाता है? वो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है, वो इंट्रोड्यूस करवाता है क्लाइंट से, और जितने भी कंसल्टेंट होते हैं उनसे। तो उसको बोलते हैं हम लोग किक ऑफ मीटिंग, एक दूसरे का इंट्रोडक्शन होता है इसमें। ठीक है, हम्म। उसके बाद जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, वो प्रोजेक्ट प्लान बनाया रहता है, वो पूरा क्लाइंट को प्रेजेंट करता है कि देखो हम लोग ऐसे 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 हम लोग एसएपी इम्प्लीमेंट करेंगे, एक डेमो दिखाता है। डेमो का हम्म। मतलब होता है एक पीपीटी बनाता है बेसिकली। वो पीपीटी में बताता है कि हम लोग ये ऐसे ऐसे काम करेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग। ठीक है, कि कितने टाइम में क्या क्या होएगा, कभी गो तो लाइव हो वो कौन जाएगा। बनाता है? वो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर। अच्छा। ठीक है, उसी को हम लोग जो वो जो पीपीटी जो बनता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्ट कार्टर। ठीक है, उसका नाम रहता है डिटेल प्रोजेक्ट कार्टर उसको बोलते हैं। ठीक है, फिर फिर जैसे ही ये पीपीटी आपने क्लाइंट को बता दिया, नेक्स्ट उसको हम लोग दिखाते हैं आईडीएस सर्वर। आईडीएस मतलब स्टैंडर्ड एसएपी ट्रेनिंग होता है। बेसिकली आईडीएस सर्वर होता है, डेमो सर्वर होता है। जो जैसे कि देखो अभी मैं यहाँ पे लॉगिन करूंगा, तो ये जो क्लासेस वाले ने भी लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया है, वो भी आपको ये लॉगिन आईडी पासवर्ड मिला है। हाँ जी। तो ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आईडीएस। आईडीएस का मतलब होता है इंटरनेशनल डेमो इवैल्यूएशन सिस्टम। ठीक है, ये डेमो सिस्टम हम लोग किसको दिखाते हैं? क्लाइंट को दिखाते हैं कि देखो आपका ऐसे ऐसे प्रोसेस होगा, ऐसे आप इनवॉइस पोस्ट करोगे। ठीक है, आपका डेटा ऐसे माइग्रेट होके यहाँ पे ऐसे फ्लक्चुएट होके दिखेगा, कस्टमर का बैलेंस ऐसे दिखेगा। वो पूरा हम लोग यहाँ पे उनको एक ओवरव्यू देते हैं। जैसे मैंने आपको एक डेमो लेक्चर दिया था ना, वैसे हम्म। हम लोग वो क्लाइंट को भी एक ऐसा डेमो दिखाते हैं कि देखो ऐसे ऐसे होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग लैंड्सकेप फाइनलाइजेशन, ये बेसिकली बेसिस का बंदा करता है। लैंडस्केप फाइनलाइजेशन ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि ये लैंडस्केप फाइनलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, अभी बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, ये आपको इतना समझ में आ गया? ओके। प्रोजेक्ट प्रिपरेशन में क्या कितने सब पॉइंट्स होते हैं? उसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो होता है बिजनेस ब्लूप्रिंट। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, बिजनेस ब्लूप्रिंट। इसको सबसे ज्यादा टाइम लगता है बिजनेस ब्लूप्रिंट को। ठीक है, बिजनेस हम्म। ब्लूप्रिंट को सपोज मैंने दे दिया कि 55 दिन लगेंगे। उसका स्टार्ट डेट यहाँ से जैसे ही ये एंड होगा ना, फिर बिजनेस ब्लूप्रिंट उसके दूसरे दिन स्टार्ट हो जाएगा, और उसको मैंने यहाँ पे खत्म किया। ठीक है, हम्म। बिजनेस ब्लूप्रिंट देखो, ये मैं अभी एक छोटा सा आपको ये, मैं डायरेक्टली आपको सिस्टम पे नहीं लेके जा रहा हूँ। पहले ये थोड़ा सा थियरी आपको देना पड़ेगा, फिर मैं आपको सिस्टम पे लेके जाऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। ये फर्स्ट डे में क्या है जो आपकी शीट में फर्स्ट डे लिखा हुआ है? ये जो मैंने आपको डेमो दिया था, अच्छा। फंक्शनल और टेक्निकल। मेरे को याद नहीं हुआ तो ये डेमो लेक्चर दिया था ना मैंने आपको, फंक्शनल में कितने कितने बंदे आते हैं, टेक्निकल में कौन कौन से आते हैं, ये बताया था आपको ना। हाँ। वापस से बताऊं क्या? नहीं, ठीक है। अगर मुझे कुछ बाद में होगा तो हम पूछ लेंगे, अभी जो समझा रहे थे वही समझा दो। ठीक है, तो ये बिजनेस ये लास्ट ब्लूप्रिंट। में जो फर्स्ट डे वाला है ना, वो लास्ट में एक बार मुझे गो थ्रू कर देना, क्योंकि हाँ ठीक है, बहुत ज्यादा हो गया टाइम ना। नहीं लगेगा इसमें, मैं थोड़ा सा नहीं थोड़ा ही। नहीं, ये मुझे जल्दी से याद आ जाएगा, मुझे उस दिन भी समझाया था आपने। तो हाँ, बस एक बार ही रिवाइज करने की बारी है, तो अभी ओके। सेकंड वाला ही कर लेते हैं हाँ, जो आप समझा रहे थे मुझे। हाँ जी। ब्लूप्रिंट। तो बिजनेस ब्लूप्रिंट में जो फर्स्ट स्टेप होता है उसको हम लोग बोलते हैं एज इज डॉक्यूमेंटेशन।
एज ओके। इज डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि टू अंडरस्टैंड द बिजनेस प्रोसेस, यहाँ पे लिखा है मैंने, टू अंडरस्टैंड द बिजनेस प्रोसेस। एज इज डॉक्यूमेंटेशन मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप क्लाइंट के पास जाओगे तो आपको पहले बिजनेस को समझना पड़ेगा ना, कि आप इनवॉइस कैसे बनाते हो, आपके पास इनवॉइस कहाँ से आता है, पेपर में हम्म। आता है या फिर कैसे करते हो, फिर आप उसके बाद पेमेंट कैसे करते हो, फिर पेमेंट करने के बाद वो बैंक्स वाला कैसे उनको पता चलता है कि हाँ आप में आपने आपको इतने इतने वेंडर्स को पेमेंट करना है। तो ये जो पर पूरा ये हम बिजनेस क्यों का, समझते हैं उनसे? वो तो उनका क्यों काम है ना। क्यों उनका, क्योंकि उनको तो ऑलरेडी आता है। देखो, एसएपी इम्प्लीमेंट आपको करना है, आप आंख बंद करके थोड़ी इम्प्लीमेंट कर दोगे, आप पहले तो समझोगे ना कि उसका बिजनेस प्रोसेस क्या है, तब तो आप वो हिसाब से वो हमें स्ट्रक्चर तो बनाओगे उसका एसएपी। जो एग्जिस्टिंग डाटा है, टेली मान लीजिए टेली में उसका डाटा है सारा, हाँ, हमें तो उसको मतलब इंपोर्ट करना है एसएपी में, नहीं, है ना। डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं करते हैं। डायरेक्टली इंपोर्ट कैसे करेंगे, पहले आप बिजनेस समझो तो सही कि उन लोग कर क्या रहे हैं, समझ रहे हैं आप? मतलब हम्म। डायरेक्टली हम लोग डेटा लेके उठा के डाल दिए टैली में, ऐसा नहीं होता है। हर एक का बिजनेस प्रोसेस अलग होता है, हर एक का बिजनेस जो वे ऑफ डूइंग बिजनेस होता है ना, वो सब कुछ अलग होता है। आप अगर हम्म। टैली से उसको एसएपी में डाल रहे हो तो पहले तो स्ट्रक्चर तो बनाओ कि उन लोग का कितने सारे प्लांट हैं, कहाँ पे कैसे मूवमेंट होता है, कैसे हम्म। हम लोग वेंडर को पेमेंट करते हैं, राइट, कितने सारे वेंडर है, वो पूरा एक एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, जीएसटी का आप कैसे बिल बनाते हो, ठीक है, या फिर अगर आप वेंडर का है तो आप वेंडर ताकि को हम पेमेंट कब उसका करते सैप, हो। तो अ, उनका जो वी- सैप का सॉफ्टवेयर है उस हिसाब से प्रिपेयर करें। हाँ, तो वो हिसाब सॉफ्टवेयर से तो हम लोग, सेम ही होता है एंट्रीज पुट ऑन करने के लिए। हाँ एंट्रीज मतलब जो आप एसएपी में जो पूरा स्ट्रक्चर बनाओगे ना एज अ फाइनेंस कंसल्टेंट, आप पूरा जो स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब जो भी वे ऑफ डूइंग अ बिजनेस, जितने भी जो डे टू डे ट्रांजेक्शन पोस्ट होते हैं, वो कैसे पोस्टिंग होते हैं, उनके कितने सारे प्लांट हैं, कितने सारे बिजनेस एरिया है, कहाँ कहाँ पे पोस्टिंग्स होता है, ये सब आपको पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उनका बिजनेस, ठीक है, आपका कंपनी का नाम क्या है, फिर उसके प्लांट कितने हैं, उसके ब्रांचेस कितने हैं, उन उसके फंक्शनल एरिया कितने हैं, डिपार्टमेंट्स कितने हैं। अब बिना आंख बंद करे वो डायरेक्टली आप एसएपी में डाटा माइग्रेट करोगे तो वो होगा ही नहीं, पहले आपको पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा एसएपी में। हम्म। वो मैं अभी आपको बना के बताऊंगा, फिर डेटा माइग्रेशन में बताऊंगा, ठीक है, तो अभी आपको नहीं पता चलेगा, आप बोलोगे ठीक। कि नहीं वो इतना इजी नहीं होता है, उसमें कम से कम बहुत टाइम लग जाता है अंडरस्टैंड करने में बिजनेस प्रोसेस, और ये सबसे क्रिटिकल पार्ट है हम्म। एसएपी में। देखो, डेटा माइग्रेशन कॉन्फ़िगरेशन तो कोई भी कर लेगा, इट्स नॉट अ बिग थिंग, लेकिन जो बिजनेस को अंडरस्टैंड करना होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके हिसाब से आपको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, ओके। ठीक है। तो एज इज का मतलब क्या होता है कि जितने भी कंसल्टेंट है, चाहे वो एमएम हो, एसडी हो, पीपी हो, एचआर हो, वो सारे के सारे जो बंदे हैं ना, वो बिजनेस के बाजू में बैठते हैं, मतलब एक एसपीओसी बोलेगा कि आप इससे बंदे से ये पूछ लो, जो जो आपको डेटा चाहिए आपको ये बंदा दे देगा, ये बंदा दे देगा, वो सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको बताएगा, ठीक है। तो आप वो बंदे के पास जाओगे और बोलोगे, आप पूछोगे कि बताओ क्या क्या है आपका बिजनेस प्रोसेस, आप कैसे पेमेंट करते हो, आप वेंडर को पेमेंट वीकली करते हो या फिर आफ्टर 7 डेज करते हो, आफ्टर 8 डेज करते हो, आफ्टर 15 डेज करते हो, पेमेंट प्रोसेसिंग कैसे होता है, बैंक से कॉन्टैक्ट्स कैसे होते हैं आपके, ठीक है, बैंक को कैसे पता चलेगा कि आपको पेमेंट करना है, फाइल बैंक के पास कैसे जाती है, वो सब आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। वो हिसाब हम्म। से आपको फिर तो ये पूरा अंडरस्टैंड, एज इसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड द बिजनेस प्रोसेस। टू बी का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग सबमिटेड बाय द क्लाइंट, मतलब जो भी आपने अंडरस्टैंड किया हुआ है बिजनेस, वो आप क्लाइंट को सबमिट करोगे, मतलब उसको बताओगे कि ये आपका बिजनेस प्रोसेस है और हम लोग इसको एसएपी में ऐसे डालेंगे, आपका डेटा प्रोसेस ऐसे होगा, डे टू डे ट्रांजेक्शन ऐसे होंगे, ठीक है। क्लाइंट को आप प्रेजेंट करोगे जो भी आपने अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे लिया हुआ है, वो पीपीटी में आप उनको समझाओगे कि ऐसे ऐसे होगा, चलेगा क्या, तो क्लाइंट बोलेगा नहीं नहीं, मुझे आप ये रिपोर्ट आप मेरे को लेके दो, मेरे को वैसा चाहिए, मेरे को वैसा चाहिए। तो उसको हम लोग बोलते हैं गैप एनालिसिस, मतलब सपोज अगर आपने जो भी अंडरस्टैंड किया हुआ है वो क्लाइंट को आप रिप्रेजेंट करोगे सामने से एज अ कंसल्टेंट, हर एक कंसल्टेंट अपने अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करता है, क्लाइंट का मतलब जो सुपर यूजर होते हैं, अकाउंट्स फील्ड में एक सुपर यूजर होगा, एक मैनेजर होगा, ठीक है, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, सुपर यूजर को, नॉट नहीं कि एंड यूजर को,
ठीक है, कि ऐसे ऐसे आपका डेटा फ्लो होगा, तो वो क्लाइंट अगर कहेगा कि नहीं मुझे ऐसे नहीं वैसे चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे चाहिए, 10 पॉइंट ऐसे निकाल के रखेगा कि मुझे ये अलग चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, तो आप क्या करोगे, उसको नोट डाउन कर लोगे, जितने भी 10 पॉइंट है उन 10 पॉइंट को नोट डाउन कर लोगे। और फिर वो क्या करोगे, 10 जो पॉइंट है वो आप देखोगे कि एसएपी में क्या पॉसिबल है, वैसा हम कर सकते हैं। अगर वो कर सकते हैं एज ए स्टैंडर्ड, देन इट इज फाइन। इफ इट इज नॉट पॉसिबल, 10 में से सपोज 5 है जो नहीं कर पाएंगे, वो कहेगा कि मुझे ऐसे रिपोर्ट चाहिए, मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे चाहिए। ठीक है, तो सपोज आपने कुछ 5 चीज निकाले जो एसएपी में नहीं हो सकता एज ए स्टैंडर्ड, तो व्हाट यू विल डू, ये जो 5, इसको बोलते हैं हम लोग गैप एनालाइज, मतलब 10 के 10 आपने क्या किया है, गैप को एनालाइज किया है। समझा आपको, मतलब आपका जो जी, अंडरस्टैंडिंग था समझ और जो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था वो टोटली डिफरेंट हो गया, मतलब उसमें 10 पॉइंट जो है जो एक्स्ट्रा है आपको एडिशनल करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं गैप एनालाइज। ठीक है, आपने वो गैप को एनालाइज किया। फिर नेक्स्ट होता है अबैप डेवलपमेंट। अबैप डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड में अवेलेबल नहीं है, आप क्या करोगे एज अ फंक्शनल कंसल्टेंट, आप अबैपर के पास जाओगे और अबैपर को बोलोगे कि भैया देखो ये कोडिंग से हम लोग ये बना सकते हैं क्या, ये पॉसिबल है। तो अबैपर बोलेगा इसमें से 3 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल नहीं है, वो नहीं हो पाएगा, वो बन ही नहीं सकता एसएपी में वैसे रिपोर्ट। ठीक है, तो अबैपर से आपने पूरा रिक्वायरमेंट ले लिया अबैप डेवलपमेंट का, और फिर वापस से आप क्लाइंट के पास जाओगे, बोलेगा कि भाई ये 2 नहीं हो सकता, ये नहीं हो पाएगा, 10 में से हम लोग सिर्फ 8 ही आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाएंगे, 2 है जो नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो वो वापस वापस से आपको फिर क्लाइंट बोले हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आप 2 नहीं कर पाओगे तो कोई बात नहीं, हम लोग मैन्युअली कर लेंगे उसको। तो वहां पे होता है आपका आइडेंटिफाई एंड फ्रीजिंग, मतलब आइडेंटिफाई फ्रीज हो गया। ठीक है, क्लाइंट भी रेडी है, आप भी रेडी हो, सब कुछ एवरीथिंग इज फाइन। सपोज क्लाइंट बोलेगा कि नहीं मुझे 2 दिन दो, आप बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो कि नहीं, वो क्या करेगा, ब्लूप्रिंट ऑडिट करवाएगा, मतलब थर्ड पार्टी से वेरीफाई करवाएगा कि ये जो 2 बोल रहे हैं इन लोग नहीं हो पाएगा, ये सच में नहीं हो पाएगा क्या। समझा, मतलब वो कोई भी हो सकता है थर्ड पार्टी, मतलब इतना पैसे दे रहे हैं उन लोग, क्लाइंट इतना पैसा दे रहा है एसएपी इंस्टॉल करने के लिए, तो फोकट में थोड़ी ब्लूप्रिंट साइन ऑफ कर देगा। वो क्या करेगा, वो थर्ड पार्टी से ऑडिट करवाएगा कि ये इन लोग बंदे ऐसे ऐसे बोल रहे करने के लिए, क्या सही है। फिर ऑडिट करने के बाद वो क्या करेगा, क्लाइंट साइन ऑफ दे देगा। साइन ऑफ का मतलब होता है कि वो रेडी हो जाएगा, ठीक है आप जैसा कर रहे हो, आई एम ओके विद दैट, यू कैन स्टार्ट योर, जो भी है आप जो डेवलपमेंट कर रहे हो, जो भी इम्प्लीमेंटेशन हो करते हो, वो ब्लूप्रिंट साइन ऑफ के बाद ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये इतना था बिजनेस ब्लूप्रिंट। जैसे ही हमको साइन ऑफ मिल जाता है फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रियलाइजेशन फेज। इसमें आपको कुछ डाउट है तो एक बार पूछो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में पूछते ही हैं कि ब्लूप्रिंट में क्या क्या होता है, हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन बिजनेस ब्लूप्रिंट। ओके, आप क्या क्या स्टेप, नेसेसरी स्टेप्स फॉलो करते हो। तो ये इंटरव्यू में देखो, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछते ही हैं। इसमें कुछ हम्म। डाउट है आपको। फिलहाल तो इतना नहीं है। टू बी प्रोसेस मैपिंग में यही होगा, देखो सबमिट करना। एज इज मीन्स टू अंडरस्टैंड द बिजनेस प्रोसेस, टू बी और टू बी का मतलब अंडरस्टैंडिंग इज सबमिटेड बाय द क्लाइंट। सिंपल सा एक मीनिंग है, समझ जाओ कि वेयर आर यू नाउ, आप कहाँ हो और कहाँ जाना चाहते हो। ठीक कहाँ है। हो उसको बोलते हैं हम लोग एज इज, और कहाँ जाना चाहते हो उसको हम लोग बोलते हैं टू बी। फिर गैप, अबैप, ओके, आइडेंटिफाई एंड फ्रीज। अबैप के बाद हम फ्रीज कर देते हैं, क्लाइंट को हाँ, दे देते हैं ब्लूप्रिंट, रिक्वायरमेंट फिर उनका फ्रीज क्लाइंट हो ऑडिट जाता है। कराता है। हाँ। फिर ब्लूप्रिंट साइन ऑफ दे देता है। हम्म। दैट्स इट। ठीक है, दैट्स इट। समझ। ठीक है, एक ऊपर हम्म। ऊपर से ऐसे मतलब एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। ठीक है, हाँ। इंटरव्यू में भी आपको ऐसे ही बताना है। अच्छा, ठीक है। इंटरव्यू में भी मुझे अगर पूछेंगे तो हम्म, नॉर्मली मुझे 4 आपको ये स्टेप्स सारे बता, स्टेप्स हाँ बताने हैं ये। डीपली नहीं बताना है कि इसमें क्या होता है, अगर बताना पूछेंगे है, तो। पूछेंगे। नहीं नहीं, ये बताना है आपको, व्हाट इज एजिज। अभी पूछे एजिज क्या होता है, तो वो आपको बताना पड़ेगा, एजिज इज नथिंग बट टू अंडरस्टैंड द बिजनेस प्रोसेस। टू बी मीन्स अंडरस्टैंडिंग इज सबमिटेड बाय द क्लाइंट, अंडरस्टैंडिंग इज सबमिटेड टू द क्लाइंट, आप अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट को फर्स्टली सबमिट करते तो अगर वो पूछें तो मेरे को सिर्फ ये 4 स्टेप्स ही बताने हैं। हो। नहीं, अगर वो आपको आगे सब उसको कुछ डिटेल एक्सप्लेन में करके, जानना आपको चाहें। डिटेल में ही बताना है। आपको इंटरव्यू के टाइम पे डिटेल में ही बताना है, वो भले ही कुछ भी पूछे, आपको वो डिटेल में ही बताना है। आप एक लाइन में बता के खत्म नहीं कर देना इंटरव्यू में। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, इसका भी एक रीजन है। रीजन इसलिए है कि क्लाइंट जब आपका टेक्निकल राउंड होता है ना, वो 30 मिनट्स का होता है।
30 से ज़्यादा 45 मिनट्स तक होता है, ठीक है। अब वो बंदा हम्म। जब आता है इंटरव्यू लेने के लिए, उसके दिमाग में रहता है कि मैं 10 क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। ठीक है, वो पहला आपको क्या बोलेगा कि चलो टेल मी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो सपोज आपने इतने अच्छे से आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि मेरा क्वालिफिकेशन ये है, मेरा वर्क एक्सपीरियंस ये है, मैंने ये काम किया, सपोज आपने 10 मिनट उधर ही खा लिया, तो बचे उसके पास कितने, 30 मिनट्स। अभी 30 मिनट्स में से सपोज उसने पहला क्वेश्चन पूछा और वो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता है, तो आप क्या करना, उसको इतने अच्छे से एक्सप्लेन करना, इन आउटपुट सब कुछ एक्सप्लेन कर देना, कम से कम ज्यादा से ज्यादा उसके टाइमिंग है ना खाओ। मतलब सपोज वो 30 मिनट्स में अगर वो 10 क्वेश्चन पूछने आया, तो आपने एक क्वेश्चन को आंसर देते देते उसको 10 मिनट्स ले लिया। मतलब इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो जो 10 क्वेश्चन है उसमें से उसी वो 5 ही क्वेश्चन पूछेगा, 5 क्वेश्चन उसके पास टाइम ही नहीं है। समझा हम्म। आपको, क्योंकि होता क्या है कि 10 क्वेश्चन में से ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 10 का 10 पूरा क्वेश्चन आता ही है, ऐसा हम्म। है। समझा आपको, लेकिन आपको जो पास या फिर पहले जो स्टार्टिंग के 2-3 जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, तो उसको आप पूरे अच्छे तरह से एक्सप्लेन करो। उसने नहीं पूछा वो भी बताओ कि देखो ये करोगे तो वो होगा, ये करोगे तो वो होगा, ये इनपुट है उसका, वो आउटपुट है उसका, सब कुछ बताना पड़ेगा आपको। तो जब आपको ये पूछा बिजनेस ब्लूप्रिंट, तो उसको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके बताओ कि इसमें क्या क्या हम लोग करते हैं, ठीक है। ऐसा बताओ कि आपने एक्चुअल में काम किया हुआ है, ठीक है। हम्म। उसको ऐसे एक्सप्लेन करो। तो ये एक इंटरव्यू क्रैक करने का एक एक बोलते हैं ना एक ट्रिक है कि, क्योंकि हम्म। आप अगर एक लाइन में उसको खत्म कर दिया, हाँ ये, तो वो वापस से जंप मारेगा दूसरे क्वेश्चन पे, और दूसरा क्वेश्चन सपोज कुछ उससे पूछ लिया क्रिटिकल कि आपको वो आता ही ना हो, या फिर बहुत कम आता हो, या फिर आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाओ, तो पर ऐसा ऐसे भी कोई क्वेश्चन होगा जो मुझे नहीं आता होगा? सैप से रिलेटेड ही हाँ क्वेश्चन होते हैं, करेगा ना वो मुझसे? ऐप से रिलेटेड भी होते हैं, लेकिन वो कुछ ऐसे बिजनेस टेक्निकल क्वेश्चन पूछ देता है जो नहीं आया आपको, या फिर हो सकता है। ओके, ठीक है, समझ ठीक है, गई। तो ये फिर नेक्स्ट है रियलाइजेशन फेज। जैसे ही हमें बिजनेस ब्लूप्रिंट क्लाइंट से साइन ऑफ मिल जाता है, तो हम्म। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं रियलाइजेशन का फेज। रियलाइजेशन का मतलब हमारा जो एक्चुअल काम होता है एसएपी सिस्टम में, वो स्टार्ट हो जाता है। मतलब फाइनेंस कंसल्टेंट अपना कॉन्फ़िगरेशन करेगा, एमएम वाले अपना कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, सारे कंसल्टेंट अपना अपना कॉन्फ़िगरेशन, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, स्टार्ट करेंगे। जो अभी हम मैं स्टार्ट करूंगा, इसके बाद ये एक्सप्लेन करने के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करूंगा, उस वो रियलाइजेशन फेज से ही हमारा चालू होने वाला है, ठीक है। ये तो मैंने सिर्फ आपको वो ऊपर से बताया, क्योंकि ये तो एक्चुअल में हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं कि जहाँ पे हम लोग बिजनेस का क्लाइंट का रिक्वायरमेंट समझ सकें, राइट। तो हमारा जो एक्चुअल होगा वो रियलाइजेशन फेज से लेके गो लाइव, ये पूरा नॉलेज ट्रांसफर यहाँ तक होगा, ठीक है। फर्स्ट वाला भी नहीं होगा हमारे पास? नहीं नहीं, ये किक ऑफ मीटिंग वगैरह सब होता है ना, इसमें अच्छा, क्या। ये तो प्रोजेक्ट प्लानिंग, हाँ, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट बनाते हैं वो तो प्लानिंग और फिर मैनेजर्स ये, बनाते हैं। हाँ ये सब, स्टैंडर्ड। यहाँ तक एक जो है बार ना मुझे बिजनेस, ये बताना, स्टैंडर्ड एसएपी ट्रेनिंग, ये ये वो था ना? आईडीएस सर्वर है, यहाँ पे हम लोग उनको डेमो देते हैं डेमो सिस्टम पे। देते हैं, ओके, ठीक है। हम्म, सिस्टम लैंडस्केप ये मैं फाइन। आपको बाद में बताऊंगा, नीचे हाँ, बताऊंगा। ठीक है, समझ गए। ओके, रियलाइजेशन। हम्म, फिर रियलाइजेशन में हमारा क्या होता है, हमारा कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट हो जाता है। हमने जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना है फाइनेंस से रिलेटेड, वो सब कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पे करते हैं, ठीक है। एडिशनल डेवलपमेंट कॉन्फ़िगरेशंस का मतलब होता है जो क्लाइंट ने 8 डेवलपमेंट और दे के रखे हुए हैं, उनको एबापर से कॉन्फ़िगरेशन एडिशनल, मतलब कुछ और बच गया है, क्लाइंट ने एडिशनली कुछ दिया है, तो उसको भी हम लोग कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पे करते हैं। जैसे कि 8 उसने अलग से दिए होते हैं ना, तो वो भी हमें यहाँ पे एडिशनल डेवलपमेंट कॉन्फ़िगरेशंस में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है नेक्स्ट सिस्टम इंटीग्रेशन। मैंने आपको बताया है इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, FIMM इंटीग्रेशन, एक दूसरे से इंटीग्रेटेड रहता है हमारा, जैसे कि फाइनेंस वाला एमएम वाले से इंटीग्रेटेड है, फाइनेंस वाला एसडी वाले से इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो ये हमारा एक चैप्टर है इंटीग्रेशन, FIMM एंड FISD इंटीग्रेशन, एक दूसरे से इंटीग्रेट करना पड़ता है। ये क्यों इंटीग्रेशन करना पड़ता है, मैंने आपको बताया ही था फर्स्ट लेक्चर में, कि देखो यहाँ पे आपकी अलग अलग कंपनीज हैं और आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, राइट। तो अगर कस्टमर अगर क्वेरी लेके आ रहा है, तो उसको एचआर ही पता चल जाएगा कि हाँ ये बंदे ने इतना प्रोड्यूस कर दिया। क्यों, क्योंकि ये जो एसएपी है एक दूसरे से सारा मॉड्यूल्स इंटीग्रेटेड है, ठीक है। तो हमारा एक और एक होगा, दैट इज कॉल्ड एज FIMM इंटीग्रेशन, FISD इंटीग्रेशन। ये हमारा एक मॉड्यूल है, एक चैप्टर है।
तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये इंटीग्रेशन कैसे होता है, ये एक्चुअली ये सारा बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में क्या करते हैं? वो तो मैं अभी बताऊंगा ना, एफआई से अच्छा, रिलेटेड तो सारे दीजिए। कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, ये अभी ये तो ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, कल ये ओवरव्यू समझ लो, इसके बाद जितने भी कॉन्फ़िगरेशंस हमारे होने वाले लेक्चर्स, वो सब इसी हुँ, के ऊपर होने वाले हैं, ये तीनों के ऊपर। ओके। ठीक है, ये सिर्फ देखो, ये बरखा, ये सिर्फ एक ओवरव्यू है। मतलब ये जो 4 महीने 6 महीने में आप जो जो चीजें करने वाले हो ना, ये सब हुँ, सबका एक डिटेल, ये एसएपी मेथोडोलॉजी, ये प्रोजेक्ट प्लान है। यहाँ पे स्टार्ट डेट, एंड डेट, स्टार्ट डेट, एंड डेट, कितने दिन लगेंगे यहाँ पे रियलाइजेशन को, सपोज मैंने दे दिया 40 दिन। ठीक है, उसमें ये चीजें हुँ, होंगी, फिर फाइनल हुँ, प्रिपरेशन में क्या होगा। ठीक है, तो ये हुँ, रियलाइजेशन में कॉन्फ़िगरेशन होगा, एडिशनल डेवलपमेंट होगा, सिस्टम इंटीग्रेशन। अगर आपको कुछ नहीं भी समझ में आ रहा ना यहाँ से, तो ये सारे चीजें हम लोग आगे करने वाले हैं। ये सिर्फ एक हायर लेवल पे ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं आपको। हुँ, ठीक है, फिर उसके बाद फाइनल प्रिपरेशन होता है। फाइनल प्रिपरेशन में कट ओवर प्लान होता है। कट ओवर प्लान, इसको हम लोग ब्लैकआउट डे भी बोलते हैं। ठीक है, ब्लैकआउट डे और कट ओवर प्लान का मतलब क्या होता है कि वो टाइम पे सारा, सपोज आपने पूरा कॉन्फ़िगरेशंस कर लिया, डेवलपमेंट कर लिया, फिर इंटीग्रेशन भी कर लिया, उसके बाद एसएपी में, हाँ एसएपी में, उसके बाद आप क्या करोगे, आप डेटा को टैली से फेच करोगे। आपने पूरा टैली में से डेटा उठाया, एक्सेल में ले लिया। ठीक है, हुँ, जिस दिन आपने टैली से उठा के डेटा एक्सेल में लिया, उसी दिन से बिजनेस को बोलोगे कि आप 4 दिन तक या फिर एक हफ्ते तक कोई भी बिजनेस एंट्री टैली में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने डेटा एक्सेल में लिया हुआ है, अभी वो एक्सेल को उठा के आपको एसएपी में डालना है। अगर कोई बंदा टैली में वापस से एंट्री मार दिया, तो वो तो आपके एक्सेल में नहीं आएगा, और ना ही वो एसएपी में जाएगा, राइट। तो उतने दिन वो काम ही नहीं करेंगे। हाँ, वो अगर उतने दिन वो आपको काम ही नहीं फाइनल करेंगे। प्रिपरेशन में 30 डेज़ लग रहे हैं, तो नहीं नहीं, आप एक मिनट रुको। 3 डेज़। 3 डेज, हाँ 3 डेज अगर आपने एक्सेल में डेटा लिया, तो वो डेटा को आप क्लिनजिंग करोगे, उसको फॉर्मेटिंग करोगे, तब तो एससीपी में डालोगे, डायरेक्टली उठा के थोड़ी एससीपी में डालोगे। हुँ, तो उसको प्रॉपर फॉर्मेटिंग में अलाइन करोगे, तो उसको अलाइनमेंट करने के लिए, पूरा क्लिनजिंग करने के लिए डेटा को कितने दिन चले गए, सपोज मान लो कि 3 दिन चले गए या फिर एक हफ्ते चले गए। ठीक है, हुँ, तब तक जो बिजनेस है वो कोई भी ट्रांजेक्शन्स ईआरपी सिस्टम या फिर टैली में कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं होगा। अगर बिजनेस को बोल देना आप कि अगर कोई भी इतना अर्जेंसी है, बहुत अर्जेंसी है, तो आप मुझे बताओ, मैं टैली में डेटा डाल दूंगी। ठीक है, लेकिन ऐसे, सॉरी, मैं एक्सेल में डेटा डाल दूंगी, लेकिन टैली में एंट्री नहीं करना है आपको। हुँ, समझा आपको? तो हुँ, वो उसको हम लोग, इसीलिए हम लोग उसका नाम देते हैं ब्लैकआउट डे। ब्लैकआउट डे का मतलब होता है कि उस दिन, 3 दिन जितने भी हैं, उतने दिन बिजनेस के कोई भी ट्रांजेक्शन्स, कोई भी बिजनेस एंट्री ऐसे टैली सिस्टम में नहीं होते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्लैकआउट डे। फिर हम लोग क्या करेंगे, वो 3 दिन में हम लोग पूरा डेटा क्लींजिंग करेंगे, फिर डेटा को अपलोड करेंगे। डेटा को अपलोड करेंगे तो डेटा अपलोड नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। फिर उसके बाद अपलोडेड डेटा वैलिडेशन, मतलब जो भी आपने डेटा अपलोड किया है उसको आप वैलिडेट करोगे कि मेरे कस्टमर्स के बैलेंसेस चढ़े हैं कि नहीं बराबर एसएपी में, वेंडर के बैलेंसेस चढ़े हैं कि नहीं, वेंडर मास्टर डेटा बराबर आया है कि नहीं। समझा आपको? वो सब डेटा आप वैलिडेट करोगे एसएपी में कि जो टैली में है वो सेम एसएपी में है कि नहीं। फिर उसके बाद आप क्लाइंट को भी दिखाओगे कि आप भी देख लो भैया कि बराबर है कि नहीं। फिर वो क्लाइंट से आप अप्रूवल भी लोगे कि हाँ, वो उसने अप्रूव कर दिया कि सब कुछ ठीक है, आपने भी पूरा वैलिडेशन कर लिया। तो दैट इज कॉल्ड एज डेटा वैलिडेशन। उसके बाद एंड यूजर ट्रेनिंग, मतलब आप क्या करोगे, जितने भी वो कंपनी में जितने भी एंड यूजर हैं, जो जो पोस्टिंग करते हैं फाइनेंस वाले, जैसे कि हुँ, कोई पेमेंट का एंट्री करता है, कोई कस्टमर इनवॉइस मारता है, कोई एआर का करता है, कोई एपी करता है। ठीक है, कोई एसेट, फिक्स एसेट से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है वो देखता है। तो वो सब बंदे को आप क्या करोगे, आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे। ठीक है, कि देखो ऐसे ऐसे एसएपी में एंट्री होता है, आप टैली में करते थे, अभी आपको टैली में नहीं करना, अब एसएपी में करना है। तो वो हुँ, ट्रेनिंग देने का काम कौन करेगा, आप करोगे एज अ फंक्शनल कंसल्टेंट। यू विल हैव टू ट्रेन ऑल द यूजर्स। वो ट्रेनिंग का ड्यूरेशन रहता है 1 हफ्ते 2 हफ्ते। ठीक है, तो वो आप क्या करोगे, एंड यूजर को ट्रेनिंग दोगे। तो ये सब किस में आता है, फाइनल प्रिपरेशन में आता है। ठीक है, ये हुँ, सब फाइनल प्रिपरेशन में आ जाता है, इतने सारे स्टेप। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप होता है दैट इज कॉल्ड एज गो लाइव। गो लाइव में क्या होता है
गो लाइव में जो पहला स्टेप होता है वो गो लाइव डॉक्यूमेंटेशन। इसमें दो अप्रोच होते हैं, पैरेलल अप्रोच और बिग बैंग अप्रोच। ठीक है, मोस्टली जो अप्रोच होता है ना वो बिग बैंग अप्रोच ही हम लोग फॉलो करते हैं अगर कोई इम्प्लीमेंटेशन चालू है। पैरेलल अप्रोच का मतलब क्या होता है कि पैरेलली हम लोग दोनों सिस्टम चालू करते हैं, टैली भी यहाँ से चालू कर देंगे और यहाँ से एसएपी भी चालू कर देंगे। टैली में भी पोस्टिंग करेंगे और एसएपी में भी पोस्टिंग करेंगे, और हम लोग दोनों को एनालाइज करेंगे पैरेलली कि जो टैली में जैसा डेटा दिख रहा है वैसा एसएपी में भी दिख रहा है कि नहीं बराबर से। सो दैट इज कॉल्ड एज पैरेलल अप्रोच। उसको एक हफ्ते तक देखेंगे, दोनों को एनालाइज करेंगे एक हफ्ते तक, उसके बाद टैली बंद हो जाएगा और एक हफ्ते के बाद एसएपी को ही हम लोग क्या करेंगे, गो अहेड कर देंगे, मतलब उसको ही लेके जाएंगे आगे। समझा? तो उसको बोलते हैं पैरेलल अप्रोच। बिग बैंग अप्रोच का मतलब क्या होता है कि जिस दिन मैंने गो लाइव किया उस दिन से टैली पूरा बंद, टैली को देखना ही नहीं है। आप जो भी एंट्री करना है, जो भी करना है वो आपको एसएपी पे करना है। सो दैट इज कॉल्ड एज बिग बैंग अप्रोच। ठीक है, हम्म। ये दो अप्रोच होते हैं। तो जैसे ही आपने गो लाइव कर दिया, सपोज आज मेरा गो लाइव है, आज मैंने गो लाइव कर दिया, ठीक है, आज से जितने भी एंड यूजर है ना वो सारे के सारे एंड यूजर एसएपी पे एंट्री पोस्टिंग करेंगे। और आप क्या करोगे, आप वहीं पे बैठे रहोगे, कोई भी एंड यूजर को कुछ भी क्वेरी आया तो वो फटक से आपको बुलाएगा, सर ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो एक महीने तक आप वही क्लाइंट साइड पे रहोगे। सो दैट इज कॉल्ड एज हाइपर केयर प्रोसेस। हाइपर केयर प्रोसेस का मतलब होता है कि अब एंड यूजर को आपने ट्रेनिंग दे दिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो एकदम ट्रेंड हो गया, मास्टर हो गया एक ही हफ्ते में। वो कुछ तो कुछ हम्म। क्वेरी छोटे मोटे तो आएंगे ही। तो उसको बोलते हैं हम लोग हाइपर केयर का प्रोसेस। मतलब एक महीने तक आप क्लाइंट के बाजू में बैठोगे, वहीं पे कुछ भी इश्यू आया तो आप फटाक से वहां पे उसके बाजू में जाके हाँ ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, वैसे करो। एक महीने तक आप हाइपर केयर प्रोसेस पे रहोगे। ठीक है, हम्म। उसके बाद ये हाइपर केयर का प्रोसेस आपका खत्म हो गया। जैसे आपका हाइपर केयर का प्रोसेस खत्म होता है, आप जितने भी आपने डॉक्यूमेंटेशन, मतलब जो भी आप कॉन्फ़िगरेशंस करोगे हर एक चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन आप बनाओगे, टेस्टिंग करोगे उसका भी डॉक्यूमेंटेशन बनाओगे। वो सारा जो डॉक्यूमेंट है वो आप क्या करोगे, क्लाइंट का जो सुपर यूजर होता हेलो। है जो। हेलो, हेलो, हेलो। आपकी वॉइस आ ही नहीं रही थी। एक सेकंड रुक जाओ, मेरा नेट कनेक्ट हो गया है। ये मैं कनेक्ट। हम्म, ठीक है। तो ये आपको हाइपर केयर का जैसे ही हमारा प्रोसेस खत्म होता है तो नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है नॉलेज ट्रांसफर, केटी हम लोग बोलते हैं उसको। नॉलेज ट्रांसफर, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ जी। स्क्रीन शेयर हो रहा है? हम्म। उसका जो नेक्स्ट स्टेप है, आपको कुछ बाउंस नहीं आ रहा ना, सब समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ। तो जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो बोलते हैं हम लोग नॉलेज ट्रांसफर। जो भी हम लोग ने टेस्टिंग किया हुआ है, जो भी हम लोग ने एंड यूजर को ट्रेनिंग दिया हुआ है, ठीक है, जो भी हम लोग ने कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है, वो सब का एक डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं। वो डॉक्यूमेंटेशन हम लोग क्या करते हैं, क्लाइंट को दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद इशू रिजॉल्व हो जाता है। जो सपोर्ट का मैंने आपको बताया, मतलब आपने जो हाइपर केयर का प्रोसेस खत्म हो गया उसके बाद आप क्या करोगे, जो भी एंड यूजर को इशू आएगा, कुछ क्वेरी आएगा, तो वो क्या करेगा, हम्म। वो एक टिकट रेज करेगा, वो टिकट आपके पास आएगा। तो आप क्या करोगे, उसको रिजॉल्व करोगे और फिर वापस से क्लाइंट को बोल दो कि ये इशू रिजॉल्व हो गया, आप चेक कर लो। तो उसको हम लोग बोलते हैं सपोर्ट का प्रोजेक्ट। तो बैकएंड में सपोर्ट का तो प्रोजेक्ट चालू हो जाता हम कब तक उनका इशू रिजॉल्व करते है। हाँ, रहते हैं, लाइफ टाइम? लाइफ टाइम, लाइफ टाइम। जैसे कि अभी देखो मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, कैरियर का प्रोजेक्ट। तो इसमें इम्प्लीमेंटेशन तो इन्होंने 2012 में ही किया था एसएपी का। हाँ तो हाँ। अभी भी मैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता हूँ, कुछ क्वेरी आते हैं, कुछ रिपोर्ट का डेवलपमेंट रहता है। तो तो आप सपोर्ट सिस्टम में हो? सपोर्ट में हूँ और प्लस एक इम्प्लीमेंटेशन, दो प्रोजेक्ट मेरे को असाइंड है एक ही साथ। एक मेरा एसओ हाना का इम्प्लीमेंटेशन चालू है। तो आपको दो दो प्रोजेक्ट नहीं देंगे, वो एक्सपीरियंस के हिसाब से, आप जैसी जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है वैसे वैसे आपको प्रोजेक्ट अलाइन करते जाते हैं। ठीक है, फिलहाल आई तो आपको कांट एक हियर ही। यू। हेलो। मुझे आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही है। मुझे लग रहा है कि आपके यहाँ से प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरा ये जो नेट है ना ये बहुत फास्ट है। हेलो, जी। हेलो, आवाज़ आ रही है? जी।
मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके यहाँ से प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरा नेट का स्पीड बहुत अच्छा है। ये मैंने यहाँ पे भी अभी अच्छा होम ही नेट है। कनेक्ट मैं किया हूँ। सैटरडे संडे भी क्लासेस लेती हूँ मैं, इसी नेट से ओके। लेती हूँ। अभी हम कहाँ थे? यहाँ पे मैं ये नॉलेज रिजॉल्व। ट्रांसफर तो वो सपोर्ट वाला हो गया था, और फिर रिजॉल्विंग इश्यूज। तो यहाँ पे इश्यूज बग फिक्स जो भी आएगा वो हम लोग को रिजॉल्व करना होता है यहाँ पे। तो ये था आपका पूरा क्या प्रोजेक्ट इशू का। आएगा? अच्छा, जो इशू उन कुछ भी लोगों आ को सकता है। इशू आएगा। हाँ मतलब एंड यूजर को जो भी इशू आएगा कि कोई रिपोर्ट बनाना है आपको नया, या फिर कुछ पेमेंट नहीं हो रहा है, कुछ इशू आ गया, पेमेंट स्टक हो गया है एसएपी में, या फिर कॉन्फ़िगरेशन बराबर नहीं चल रहा है, या फिर कुछ नया तो एडिशनल आप रिक्वायरमेंट सपोर्टिंग है। सिस्टम में हो, मतलब आप सपोर्ट करते हो उनको? मेरे पास दो प्रोजेक्ट है। एक इम्प्लीमेंटेशन का, एस फॉर हाना का इम्प्लीमेंटेशन चालू है, और दूसरा एक सपोर्ट प्रोजेक्ट है। दो प्रोजेक्ट अलाइंड है मेरे पास। तो ऐसा नहीं होता कि मतलब आप जिस डिपार्टमेंट में हो, मान लो आप फाइनेंशियल कंसल्टेंट हो, तो आप सपोर्ट वाला थोड़ी करोगे, या करना एक जो पड़ता है, मतलब आपको प्रोजेक्ट दे कंसल्टेंट देते हैं? जो कंसल्टेंट होते हैं ना, वो दोनों काम करते हैं। आपने इम्प्लीमेंटेशन कर लिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपका काम खत्म हो गया है। कचरा तो आपने ही किया हुआ है, सपोर्ट कौन करेगा? आप ही करोगे ना क्लाइंट को रिजॉल्व, जो भी आपने यहाँ पे किया उसी हुआ है। क्लाइंट को जिसका इम्प्लीमेंटेशन किया है। ऐसा भी हो सकता है कि जिसका इम्प्लीमेंटेशन किया हुआ है उसका, या फिर किसी और का भी आपको दे देंगे, कोई जिसका आपने इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया हुआ है। बट वो तो डिपार्टमेंट वाइज होता है ना, जैसे आपने मुझे लास्ट टाइम बताया था कि एक इम्प्लीमेंटेशन में मिलता है, मतलब जब आप ज्वाइन करते हो तो हम्म। आपको एक इम्प्लीमेंटेशन की पोस्ट मिलती है और एक मिलती है सपोर्ट की पोस्ट। तो पोस्ट नहीं होता है वो प्रोजेक्ट होता है। पोस्ट तो आपका एक ही रहेगा। आपको प्रोजेक्ट कौन सा दिया हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन का दिया हुआ है कि सपोर्ट का दिया हुआ है? फर्स्ट वाले में देखो। तो इम्प्लीमेंटेशन फर्स्ट। जो होता है इसमें बहुत हैक्टिक रहता है। इसमें कम से कम आपको 12-12 घंटा काम ही करना पड़ता है। इसमें बहुत काम रहता है इम्प्लीमेंटेशन। सपोर्ट प्रोजेक्ट्स में क्या, छोटे मोटे जो इश्यूज आते हैं वही रिजॉल्व करने पड़ते हैं। इसमें सीखने भी बहुत कुछ मिलता है आपको। सपोर्ट प्रोजेक्ट्स में क्या, छोटे मोटे इश्यूज कॉन्फ़िगरेशंस मिसिंग रहेगा तो वो आपको करना पड़ता है, या फिर कुछ डेवलपमेंट रहेगा तो वो करना पड़ेगा। वो आपको आगे समझ में आ जाएगा कि ये सपोर्ट में क्या क्या होता है। अभी मैं आपको लेक्चर्स में लेके जाऊंगा ना, जब एसएपी के सिस्टम में, तो आपको समझ में आएगा। आई थॉट कि ये पोस्ट होती है, जैसे एंड यूजर होता है, एंड यूजर इम्प्लीमेंटेशन तो करेगा नहीं या सपोर्ट तो करेगा नहीं, नहीं। ये तो जो ये कंसल्टेंट का फाइनेंशियल काम होता है, कंसल्टेंट का काम है, तो वो ये दोनों दोनों काम कर कर, ये दोनों काम कभी करता है। कभी उसको इम्प्लीमेंटेशन का हाँ, वर्क मिल जाएगा, कभी उसको सपोर्ट। मान लीजिए मैं सपोर्ट। फ्रेशर लेवल पे कंसल्टेंट के उसमें जा रही हूँ, तो फर्स्टली वो मुझे सपोर्ट का काम दे देंगे कि वो इजी होता है, और फिर धीरे हाँ धीरे इम्प्लीमेंटेशन भी देंगे जब मैं सीख जाऊंगी, ऐसा हाँ, कुछ ऐसा होता है। जरूरी नहीं है। आपको पहले इम्प्लीमेंटेशन भी दे सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा मतलब सब कुछ करने नहीं देंगे, लेकिन आपको काम मतलब ये कराएंगे कि आप ये डॉक्यूमेंट असिस्ट बनाओ, वो करने डॉक्यूमेंट देंगे जो असिस्ट करने देंगे। हाँ, जो आपके ऊपर सीनियर्स कोई है ना उनके कोई साथ। सीनियर रहेगा ही रहेगा। अच्छा, ठीक है। ठीक है। तो ये एंड यूजर का हो गया। एंड यूजर का तो एंड यूजर ही करता है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया लैंडस्केप क्या होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये भी एक जो इंटरव्यू क्वेश्चन हो ऊपर आप सकता है। बता रहे थे मुझे, हाँ ऊपर हाँ, वाला एक ऊपर पॉइंट वाला। था ना जो आप कह रहे थे, हाँ आप बताओगे? हाँ, तो ये लैंडस्केप मैं आपको बताता हूँ। So there are three ये types of land. लैंडस्केप जो है वो प्रोजेक्ट, जब वो वाली शीट पे जाना, क्या नाम है, Excel. एक्सेल वाली, हम्म। जो सबसे ऊपर चलना, लैंडस्केप फाइनलाइजेशन ये यहाँ पे। ये ना प्रोजेक्ट प्रिपरेशन के टाइम पे ये आता है ये। बेसिस के बंदे करते हैं, हमारा काम नहीं है, बट यू शुड नो कि ये लैंडस्केप होता क्या है। होता क्या है, ठीक है, समझ आगे चलो। ठीक है। हम्म। तो ये लैंडस्केप में यहाँ पे टाइप ऑफ लैंडस्केप, यहाँ पे तीन टाइप के लैंडस्केप होते हैं: डेवलपमेंट सिस्टम, क्वालिटी सिस्टम और प्रोडक्शन सिस्टम। ठीक है। अब ये होता क्या है?
डेवलपमेंट सिस्टम में जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो डायरेक्टली प्रोडक्शन सिस्टम में नहीं करोगे, ठीक है, वो आप बट किसी कर लैंडस्केप का मीनिंग क्या होता है बेसिकली? लैंडस्केप मतलब आपका जो सर्वर, बेसिकली आप बोल सकते हो सर्वर मतलब कितने सर्वर हैं आपके, ठीक है। सर्वर मतलब अगर टैली है तो टैली ही होगा ना, और कितने होंगे? टैली छोड़ दो, टैली भूल जाओ, टैली एसएपी का कुछ भी नहीं है, फालतू है टैली। टैली नहीं में नहीं, देखो क्लाइंट मैं के आपको हिसाब बताता से बोल हूँ रही हो सुनो। ना, क्लाइंट आप का जब आप प्रोडक्शन वो ये कर। सिस्टम है आपका, आप ऐसे लॉगिन करते हो, जी। ये लॉगिन और पासवर्ड है, किसने दिया है? मैडम ने दिया हाँ। है ना। अभी ये लॉगिन पासवर्ड के ऊपर एक क्लाइंट लिखा हुआ है, कभी आपने पूछा है मैडम से कि मैडम ये क्या होता है? नहीं, नहीं नहीं होता होता। है, मैं बताता हूँ क्या होता है। ये क्लाइंट इज नथिंग बट योर सर्वर, ठीक है। अब ये क्लाइंट क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सर्वर्स आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है। वही सर्वर में यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये जो है ना लैंडस्केप, यहाँ पे डेवलपमेंट, क्वालिटी और प्रोडक्शन, ये हर एक का यहाँ पे 800 रहेगा, फिर 3 डिजिट ही रहता है, 800 रहेगा, फिर 900 रहेगा, और सपोज सेवन डिफरेंस हंड्रेड क्या है इनके बीच में, डिफरेंस नौ क्या सौ मैं और बता रहा हूँ, आठ पहले सुनो, रुको, पहले मेरे को एक्सप्लेन कर लेने दो, बाद में आपको क्वेश्चन रहेगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी मेरे को एक्सप्लेन करने दो पहले क्या होता है। यहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट जो क्लाइंट होते हैं ना, डेवलपमेंट सर्वर, क्वालिटी सर्वर और प्रोडक्शन सर्वर। डेवलपमेंट सर्वर में क्या होता है कि जो भी कंसल्टेंट जो कॉन्फ़िगरेशन करता है, ठीक है, वो कहाँ करेगा? वो डेवलपमेंट करेगा, डेवलपमेंट में करेगा, यहाँ पे नहीं करेगा प्रोडक्शन सर्वर में, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोडक्शन सर्वर होता है ना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एंड यूजर ही पोस्टिंग करता है, मतलब जो डे टू डे ट्रांजेक्शन्स पोस्टिंग होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन सर्वर में ही होते हैं। मतलब जो आपका कंपनी का एक्चुअल डेटा होगा ना, वो प्रोडक्शन सर्वर में होगा, समझा आपको। लेकिन जो क्वालिटी सर्वर होता है, क्वालिटी में सिर्फ टेस्टिंग होता है, मतलब जो भी आपने डेवलपमेंट किया यहाँ पे उसको आप मूव करोगे क्वालिटी में, और यहाँ पे आप टेस्ट करोगे, और यहाँ पे वो जो यूजर होता है ना, वो भी टेस्ट करेगा कि बराबर चल रहा है कि नहीं। फिर उसके बाद वो यूजर बोले हाँ बराबर चल रहा है, फिर उसको आप मूव करोगे प्रोडक्शन में, मतलब जो भी आप चेंजेस करोगे वो ये सर्वर में करोगे, ठीक है, डेवलपमेंट सर्वर में। एंड देन आफ्टर दैट इट विल मूव टू क्वालिटी, और क्वालिटी में यहाँ पे आप टेस्टिंग करोगे, और फिर मूव करोगे आप उसको प्रोडक्शन सर्वर में। तो दिस इज कॉल्ड एज लैंडस्केप, ठीक है। अभी सपोज आपने कुछ भी डेवलपमेंट किया, कुछ भी आपने चेंज करोगे ना, तो आप ये प्रोडक्शन सर्वर में आप कर ही नहीं सकते हो, यू आर नॉट एथोराइज। इवन एसएपी खुद रिकमेंड करता है कि आप प्रोडक्शन सर्वर में कुछ भी चेंजेस करोगे और पकड़े गए, तो वो कंपनी पे बहुत फाइन लगता है, ठीक है। तो जो और ये जो कंसल्टेंट होते हैं ना, उनको ये प्रोडक्शन सर्वर का सिर्फ डिस्प्ले ही एक्सेस रहता है, वो उसमें कुछ चेंजेस यहाँ पे कर भी नहीं पाएंगे, सिर्फ डिस्प्ले कर सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं, ठीक है। जो कंसल्टेंट को एक्सेस होता है वो डेवलपमेंट सर्वर का एक्सेस होता है, क्वालिटी सर्वर का एक्सेस होता है। जो भी डेवलपमेंट करना है वो यहाँ पे करो, फिर उसको मूव करो क्वालिटी सर्वर में, ठीक है, जो भी चेंजेस आपने किया है, और वो क्वालिटी सर्वर में आप टेस्ट करो कि बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। वो यहाँ पे भी टेस्ट होता है और यहाँ पे भी टेस्ट होता है, दोनों जगह टेस्ट होता है। फिर उसको मूव करो प्रोडक्शन सर्वर में, ठीक है। तो ये वही है कि अगर सपोज मैंने यहाँ पे क्लाइंट 800 डाल के और लॉगिन किया, तो वो मेरा डेवलपमेंट सर्वर हो गया। फिर हर एक सर्वर का एक क्लाइंट नंबर रहता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे कि मेरा डेवलपमेंट सर्वर का नंबर हो गया 800, मेरा क्वालिटी सर्वर का हो गया 700, और मेरा प्रोडक्शन सर्वर का हो गया 600। तो सपोज अगर मुझे प्रोडक्शन सर्वर में लॉगिन करना है, तो यहाँ पे 600 डाल के फिर लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालूंगा, समझा। अगर मुझे क्वालिटी सर्वर में लॉगिन करना है, तो यहाँ पे मैं 700 डाल के फिर लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालूंगा, ठीक है। और अगर मुझे डेवलपमेंट सर्वर में लॉगिन करना है, तो यहाँ पे 800 डाल के लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालूंगा, तो मेरा डेवलपमेंट सर्वर में मैं लॉगिन कर लूंगा, समझा आपको। ये होता है सर्वर, और ये हमेशा 3 सर्वर होते ही हैं, ये मैंडेटरी है, ठीक है। अभी डेवलपमेंट सर्वर में भी 2-3 अलग सर्वर होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सैंडबॉक्स। सैंडबॉक्स एक ऐसा है क्लाइंट जिसमें आप कोई भी चेंजेस करोगे ना, तो वो आप कहीं पे मूव नहीं कर सकते हो, मतलब वो क्वालिटी में नहीं जाएगा, वो यहीं पे रहेगा। तो मोस्टली R&D करना रहेगा, कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना रहता है, तो हम लोग सैंडबॉक्स में करते हैं, ठीक है। इसके बाद गोल्डन क्लाइंट रहता है, टेस्टिंग यूनिट टेस्टिंग रहता है, ये तो सेम ही रहता है, डेवलपमेंट सर्वर ही रहते हैं। और उसके बाद क्वालिटी सर्वर, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे आपको ये स्क्रीन से पता चल जाएगा, लैंडस्केप आर्किटेक्चर, डेवलपमेंट सर्वर, क्वालिटी सर्वर और प्रोडक्शन सर्वर। आपने कुछ चेंजेस किया, उसको आपने ट्रांसपोर्ट किया क्वालिटी में, और क्वालिटी से आपने टेस्टिंग किया, और फिर वहां से ट्रांसपोर्ट किया आपने प्रोडक्शन में।
समझा आपको? अगर आपने सपोज सपोज आपने कुछ चेंजेस किया डेवलपमेंट सर्वर में और उसको आपने ट्रांसपोर्ट कर लिया क्वालिटी में आप टेस्ट कर रहे हो लेकिन वो बराबर नहीं चल रहा है, इफ इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, देन आप क्या कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट को आप रिवर्ट यहाँ पे लेके आ सकते हो। लेकिन एक बार प्रोडक्शन में गया और आपने कुछ गलत कर दिया तो वो सब, मतलब वो गड़बड़ हो जाएगा, वहां से कोई भी बिजनेस चल ही नहीं पाएगा, मतलब सब गलत गलत पोस्टिंग होंगे। तो इसीलिए हम लोग ने 3 सर्वर बना के रखा हुआ है कि जो प्रोडक्शन सर्वर में जहाँ पे एक्चुअल में जो डेटा पोस्ट होता है वहां पे कुछ नहीं होना चाहिए डायरेक्टली। तो जो भी आपको चेंजेस करना है हम लोग क्वालिटी प्रोडक्शन डेवलपमेंट में करते हैं और फिर उसको मूव करते हैं क्वालिटी में ट्रांसपोर्ट के थ्रू। यहाँ पे टेस्टिंग करते हैं, चल रहा है तो ही हम लोग प्रोडक्शन मूव करें, नहीं चल रहा है तो वापस से लेके आएंगे डेवलपमेंट, फिर वापस से चेंज करेंगे इसको। देखो यहाँ पे ये एरो दिख रहा है आपको, एरो से समझ में आ जाएगा। बट मैं ये बोल रही हूँ कि ये चीज़ हमारे जब प्रोजेक्ट की और प्लानिंग कर रहे थे। ये जो सर्वर बनाता है ना, ये सर्वर बेसिस वाले बंदे बनाते हैं। वो आपको सिर्फ बता देंगे कि 800 है वो डेवलपमेंट सर्वर है, 700 है वो क्वालिटी सर्वर है और 600 है आपका प्रोडक्शन सर्वर है। और जो भी एक्सेस वगैरह देने का काम रहेगा वो कौन काम करेगा, वो बेसिस वाले बंदे देंगे। ठीक है। तो कभी भी एंड यूजर को डेवलपमेंट सर्वर का एक्सेस नहीं रहता है, उसको सिर्फ क्वालिटी और प्रोडक्शन का ही एक्सेस रहेगा। और हमको तीनों का एक्सेस रहेगा, लेकिन हम लोग प्रोडक्शन सर्वर में हमें सिर्फ डिस्प्ले एक्सेस रहता है। देख सकते हैं हम लोग सिर्फ। तो ये जो हमारे इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट कैसे हुआ? मतलब हमने तो अभी सिर्फ प्लानिंग कर रहे थे, तो ये ये सिर्फ हम हम लोग प्लान अभी हम लोग ने बना। सर्वर बनाया हुआ है, ठीक है। फिर हम लोग जो भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे फाइनेंस से रिलेटेड वो यहाँ पे करेंगे, इसको मूव करेंगे क्वालिटी में, देखेंगे बराबर है कि नहीं, उसके बाद फिर हम लोग मूव करेंगे प्रोडक्शन में इसको। तो ये लास्ट वाला पार्ट होता है ना हमारा, जब हमारे सारे काम हो गए उसके हाँ, बाद हम उसके बाद लास्ट। डेवलपर पे करते हैं। बट हाँ, ये प्लानिंग पहले कर लेते हैं, क्योंकि आपका जो पॉइंट था ना प्लानिंग वो पहले ही फर्स्ट करेंगे। वाले में था ये। हाँ, प्लानिंग तो हाँ, ये देखो ये सर्वर जो बनाने का काम है यहाँ पे, वो बेसिस वाला यहीं पे बना देगा, लैंडस्केप फाइनलाइज कर देगा यहीं पे। तो वो किसी और उसके बाद नए हम लोग यहाँ पे नए कॉन्फ़िगरेशन क्लाइंट के करेंगे। हिसाब से उसने बनाया होता है। हाँ, नए क्लाइंट मतलब? जिस क्लाइंट का प्रोजेक्ट है हाँ, वो नए उसके क्लाइंट हिसाब का ही। से हाँ, उसने प्रोजेक्ट प्रिपरेशंस में वो बना दिया लास्ट में हाँ, सिस्टम में। यहीं पे बना दिया, वो पर लैंडस्केप जब फाइनलाइज कर देता है। वो फाइनलाइज कर दिया कि ये चीज़ें हैं, बट जब पोस्टिंग बाद में होती है एंड में, जब हम्म, हम सारा कुछ क्वालिटी वगैरह चेक कर लेते हैं। पहले जब हम कॉन्फ़िगरेशन सब कर लेंगे, ये सब हो जाएगा, ठीक है। और ये फिर सिर्फ प्लान बनता है प्रोजेक्ट प्रिपरेशन में। उसके बाद जो इम्प्लीमेंट होता है वो लास्ट में होता है, जब हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। हाँ, ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद जब हम एंड यूजर को ट्रेनिंग देंगे ना, वो भी हम लोग क्वालिटी सर्वर में ही ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन सर्वर में ट्रेनिंग नहीं देंगे हम लोग, उनको क्वालिटी में ही प्रोडक्शन सब। सर्वर में वो डायरेक्टली एंट्री पुट हो जाती है, उसमें एंट्री हाँ, अपडेट हो जाती है, उसके बाद वो चेंज नहीं हो सकती। चेंज तो हो जाती होगी ना अगर गलत हो गई तो। वो रिवर्स होता है ट्रांजेक्शन्स, जो भी गलत ट्रांजेक्शन अगर, देखो जो जैसे डे टू डे एंट्री ट्रांजेक्शन्स टैली होते की हैं। बात करती हूँ, मैंने सुनो सुनो, एंट्री डाल दी, गलत डाल दी, तो मैं चेंज कर देती हूँ उसको। चेंज होगा, चेंज नहीं होगा, एसएपी में कोई चेंज नहीं होता है। कुछ चीज़ अगर आपने ट्रांजेक्शन पोस्ट कर दिया एक बार तो कर दिया, उसको रिवर्स करना पड़ता है, ठीक है। उस लेकिन ओरिजिनल एंट्री चेंज नहीं होती। ओरिजिनल एंट्री कभी चेंज नहीं होगी। ओरिजिनल एंट्री अगर आपने गलत पोस्ट किया, अमाउंट गलत डाल दिया, तो वो चेंज नहीं होगा, उसको रिवर्स करना पड़ेगा आपको फिर एसएपी में। दोबारा। हाँ, इसको रिवर्स करना पड़ेगा, रिवर्स ट्रांजेक्शन मार के फिर उसके बाद दोबारा पोस्टिंग करने पड़ेंगे एसएपी में। फिर ऐसे तो कितनी एक गलतियां ये होती होता है होंगी। कि आप कुछ डिलीट नहीं कर सकते हो, आप कुछ भी डिलीट नहीं कर सकते हो एसएपी में। अगर आपका ट्रांजेक्शन पोस्ट हो गया है, यू कैन नॉट डिलीट इट। आप चेंजेस करो, लेकिन कुछ ही फील्ड होते हैं जो आप एडिट कर सकते हो, जैसे कि टेक्स्ट हो गया या फिर 2-3 कॉलम, ये वही एडिट कर सकते हो, लेकिन बाकी का चेंज कुछ नहीं होता है एक बार पोस्ट हो गया तो। लेकिन सुनो, जो भी पोस्टिंग होते हैं, जो भी पोस्टिंग्स रिलेटेड हो, मतलब डे टू डे जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन पोस्ट होते हैं ना, वो प्रोडक्शन सर्वर में ही पोस्ट होते हैं।
ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पोस्ट होंगे फिर यहाँ से मूव करना है यहाँ पे फिर यहाँ पे, ऐसा नहीं होता है, पोस्टिंग यहीं पे होता है। जो चेंजेस, जो बैकएंड में जो चेंजेस होते हैं, मतलब जो भी कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड करते हैं वो हम लोग यहाँ पे करते हैं। कॉन्फ़िगरेशंस क्या होता है वो आई विल टेल यू। तो जो एसपीआरओ में जो इम्प्लीमेंटेशन मैंने बताया था ना वहाँ पे, आप सिर्फ ऊपर से इतना ध्यान रखो कि हमारे पास 3 सर्वर होते हैं, डेवलपमेंट, क्वालिटी और प्रोडक्शन। ठीक है, अभी आपको नहीं समझेगा, जब मैं आपको सिस्टम में लेके जाऊंगा ना तब आपको समझाऊंगा कि कैसे डेटा को मूव करते हैं एक सर्वर से दूसरे सर्वर में। आप सिर्फ इतना याद रखो कि हमारे पास 3 सर्वर होते हैं, यहाँ पे सिर्फ हम लोग चेंजेस करते हैं और क्वालिटी में टेस्टिंग होता है और फिर प्रोडक्शन में हम लोग मूव करते हैं इफ़ इट इज़ वर्किंग फाइन। ठीक है। चेंजेस लाइक मतलब कुछ कॉन्फ़िगरेशन, डेटा चेंजेस या एंट्री, मतलब मैथ, मतलब एंट्री का वो चेंज नहीं नहीं, मतलब। एंट्री चेंज वगैरह वो कुछ नहीं, कॉन्फ़िगरेशन चेंज। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है वो आप लोग आगे के स्टेप में ही है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, आप इतना मत सोचो कि कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे, अभी आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, जो डेटा लेवल चेंजेस होता है वो सब यहीं पे करना है आपको, डेटा से ट्रांजेक्शन रिलेटेड वो यहीं पे होता है। बाकी का कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, डेवलपमेंट कुछ करना है तो वो सब यहाँ पे करना है। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है। तो ये आपका हो गया लैंडस्केप फाइनलाइजेशन। ठीक है, जो भी आप चेंजेस करते हो डेवलपमेंट सर्वर में उसका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट होता है। जैसे कि आपने कुछ एक कंपनी बनाया या फिर कुछ और क्रिएट किया, बिजनेस एरिया बनाया, तो उसका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड एज टीआर। उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट। वो सपोज एक टीआर जनरेट हुआ 1 2 3 4 5, अभी इसी टीआर को आपको मूव करना है क्वालिटी सर्वर में और क्वालिटी से फिर प्रोडक्शन में जाता है। समझा, मतलब हर एक चेंज का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट, टीआर। ठीक है, हम्म। देखो यहाँ पे मैंने बताया डेवलपमेंट सर्वर, क्वालिटी और प्रोडक्शन। ठीक है, और सर्वर इज नथिंग बट योर क्लाइंट, क्लाइंट को ही हम लोग सर्वर बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लाइंट आपको को समझ सर्वर। में आ गया? हाँ, क्लाइंट को ही हम लोग सर्वर बोलते हैं। ये देखो ये जो है, हाँ ये जो हाँ, क्लाइंट, समझ गए, वहाँ पे इसी क्लाइंट को हम, लिखा हुआ हाँ क्लाइंट लिखा हुआ है, इसी को हम लोग सर्वर, क्लाइंट इज नथिंग बट योर सर्वर। है। ठीक है, जी। तो यहाँ तक था सिर्फ थियरी। अभी हम लोग एससीपी में जंप मारेंगे। तो आज कराऊँ या फिर कल के लेक्चर में स्टार्ट करूँ? थोड़ा सा बता दो ऊपर का। थोड़ा सा नहीं होता है, स्टार्ट करूंगा तो पूरा स्टार्ट करना पड़ेगा। ये देखो ये इतना, चैप्टर 1। चलो ठीक है, पहला मैं कंपनी और कंपनी कोड बनाता हूँ, ये दोनों बता देता हूँ आपको कैसे बनाना है। ठीक है, कंपनी एंड कंपनी कोड। ठीक है, तो पहला चैप्टर का नाम है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्ग स्ट्रक्चर चाहिए तो आप लिख लो। तो मुझे तो नोट्स मिलेंगे ना चैप्टर है, हम्म, तो उसमें तो लिखे ही होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये स्क्रीन पे जो भी होता है ऐसा आप इजी एक्सेस में वो एंड यूजर करता है। ठीक है, अभी हमने क्या करना है, पहला जो चैप्टर है ऑर्ग स्ट्रक्चर है, और ये देखो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पहले चैप्टर का नाम है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, कंपनी का पूरा एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर मतलब कंपनी, कंपनी कोड्स, बिजनेस एरिया और फंक्शनल एरिया। ठीक है, सबसे टॉप में तो मैंने आपको बताया कि क्लाइंट, क्लाइंट क्या होता है मैंने अभी 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 आपको समझा दिया है। ठीक है, क्लाइंट के बाद जो नीचे, उसके नीचे हम लोग बनाते हैं कंपनी। कंपनी मतलब सपोज टाटा, टाटा हमारा क्या है, एक कंपनी है। उसके अंदर कितनी सारे उसके ब्रांचेस हैं, राइट, जैसे कि टाटा नमक, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, है ना। तो ये सारे क्या है, वो मेरे पेरेंट्स कंपनी है, तो ये मेरे कंपनी कोड हो गए हैं। कंपनी कोड, कंपनी कोड, कंपनी कोड, लाइक सपोज मैंने एक कंपनी कोड बनाया टाटा,
टाटा स्टील, टाटा मोटर्स दूसरा कंपनी कोड हो गया, टाटा नमक तीसरा हो गया, तो दिस इज नथिंग बट इज माय कंपनी कोड। अभी सपोज टाटा मोटर्स के मेरे कितने सारे ब्रांचेस हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस एरिया। ठीक है, बिजनेस एरिया एक है, जैसे कि मुंबई में है, कोलकाता में है और पूना में है, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है फंक्शनल एरिया, मतलब मुंबई में जो है उसके कितने ब्रांचेस हैं, सेल्स, सेल्स डिपार्टमेंट, वेयर हाउस। फंक्शनल एरिया इज नथिंग बट फंक्शनिंग ऑफ द डिपार्टमेंट, मतलब सेल्स या बिजनेस, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट रहते हैं ना, वो यहाँ पे फंक्शनल फंक्शनल एरिया हम लोग इसको बोलते हैं। तो ये जो पूरा ऑर्ग स्ट्रक्चर है, उसके बाद एक कंट्रोलिंग एरिया, मैं आपको कंट्रोलिंग में बताऊंगा कि व्हाट इज कंट्रोलिंग एरिया। ये इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्ग स्ट्रक्चर, कंपनी का एक ऑर्ग स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे बनाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको? ये मेरा कंपनी हो गया और ये मेरे पेरेंट कंपनी हो गए हैं, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूंगा, अभी मैं कंपनी बनाऊंगा, फिर उसके बाद कंपनी कोड बनाऊंगा, ठीक है। तो उसके पहले जाने से पहले, यहाँ पे जंप होने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये स्क्रीन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये होता है, ये आपका है, ये आपका मेन्यू बार, ये तो आपको पता ही होगा। फिर उसके बाद होता है ये कमांड बार होता है, ठीक है। इसमें आपको जो भी आप कमांड डालोगे, यहाँ पे कमांड बटन, मतलब जो भी आप टी कोड डालोगे वो डायरेक्टली आपको वो बताएगा कि ये इसका मतलब होता है, ठीक है। ये है आपका एंटर बटन, या फिर एंटर प्रेस करो या फिर यहाँ पे प्रेस करो, दोनों एक ही है, ठीक है। यहाँ पे टी कोड डालते हैं, ट्रांजेक्शन कोड, जो भी आप ट्रांजेक्शन डालोगे, कमांड बटन इसको बोलते हैं, जो भी आप ट्रांजेक्शन यहाँ पे डालोगे वो सिस्टम आपको रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। मतलब हर एक पोस्टिंग का, जैसे कि आपको कस्टमर इनवॉइस पोस्ट करना है या फिर वेंडर इनवॉइस पोस्ट करना है, तो आपको यहाँ पे वो उसका ट्रांजेक्शन कोड डालना पड़ेगा, टी कोड, ठीक है। ये होता है आपका कमांड हाइड, मतलब इसको हाइड करना है तो ऐसे हाइड कर सकते हो, इसको यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो। ये आपका होता है सेव, ये आपका होता है बैक बटन, ये होता है लॉग ऑफ, मतलब बाहर ही जाना है ये स्क्रीन से। और ये होता है क्लोज, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक टी कोड डाल दिया FB60, FB50, कंपनी कोड 1000 ले लिया मैंने सपोज, ठीक है। तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन कोड है, एक GL डॉक्यूमेंट, कोई भी एक जनरल लेजर का डॉक्यूमेंट पोस्ट करना है, तो मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये कमांड बटन होता है, जो भी आप डालोगे यहाँ पे आपको वो कमांड में आपको दिखा देगा, ठीक है। ये आपका तो मैंने वो तो आपको, याद रखना होता होगा ना, कमांड में क्या हाँ डालना, उल्टा सीधा थोड़ी कुछ भी डाल सकता है। हाँ, वो तो सारे हर एक ट्रांजेक्शन के टी कोड होते हैं, ट्रांजेक्शन कोड उसको बोलते हैं, टी कोड मतलब। पेमेंट में जाना है तो उसका कोड अलग है, रिसीव में राइट, जाना है उसका कोड अलग है, जनरल लेजर, सेल्स परचेज, इन सब के कोड होते होंगे ना, ये टी कोड, हाँ, कोड्स। इन सब के टी कोड्स होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो आप कमांड बटन पे आप डालोगे टी कोड्स, वो आपको यहाँ पे आ जाएगा वो स्क्रीन पे। ये होता है सेव, ये होता है बैक, मतलब अगर आपको आपको इस गलत स्क्रीन पे आ गया, आपको पीछे जाना है, तो आप यहाँ से प्रेस करो या फिर F3 प्रेस करोगे तो भी आप पीछे चले जाओगे, ठीक है। ये होता ओके। है एग्जिट, मतलब आपको ये स्क्रीन से पूरा एकदम एग्जिट होना है, तो Shift+F3 आप दबाओगे तो एग्जिट हो जाओगे, या फिर ये शॉर्टकट की है Shift+F3, या फिर यहाँ पे भी क्लिक करोगे तो एग्जिट हो जाओगे, ठीक है। ये कैंसिल, मतलब अगर ये स्क्रीन में ही आ गए हो, आपको ये कैंसिल करना है तो आप F12 दबाओ या फिर यहाँ से कैंसिल कर दो, ठीक है। ये होता है आपका प्रिंट, मतलब अगर आपको प्रिंट देना है तो ये प्रिंट का टैब है। ये फाइंड, मतलब कुछ आपको फाइंड करना है रिपोर्ट में, तो ये फाइंड है, ये फाइंड नेक्स्ट है, ठीक है। ये फर्स्ट पेज है, ये सेकंड पेज है, मतलब अगर सपोज आप कोई इनवॉइस देख रहे हो, पहले पेज पे हो, आपको दूसरे पेज पे जाना है, तो ये फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, ये नेक्स्ट पेज, ये लास्ट पेज, ऐसे है, ठीक है। तो बेसिकली अभी सपोज कोई रिपोर्ट देख रहे हो, उसमें आपके पास 10 पेज है, तो आप पहले पेज पे दूसरे पेज पे जाना है तो वैसे प्रीवियस, नेक्स्ट, और लास्ट पेज पे जाना है तो यहाँ पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। हम्म। तो ये सब उसके लिए होता है। ये नेक्स्ट है क्रिएट सेशन। क्रिएट सेशंस का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मैंने एक 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 विंडो मैंने ओपन किया हुआ है, ठीक है। मुझे एक और विंडो ओपन करना है, तो यहाँ पे ऐसे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे आ गया, ठीक है। वापस से क्लिक करोगे तो एक और विंडो ओपन हो जाएगा। तो ऐसे आप कितने विंडो ओपन कर सकते हो, देखो कितने हो गए, 1 2 3, आप मैक्सिमम 6 ओपन कर सकते हो, उससे ज़्यादा एक साथ में ओपन नहीं होगा। SAP का रूल है, उससे ज़्यादा आपको करने नहीं देगा SAP, मैक्सिमम 6, ठीक है।
ये होता है जनरेट शॉर्टकट। अगर आपको कोई शॉर्टकट जनरेट करना है, जैसे कि कोई टी कोड का शॉर्टकट जनरेट करना है, तो आपके डेस्कटॉप पे उसका शॉर्टकट जनरेट हो जाएगा ये इससे। ठीक है, ये दिखाना। हेल्प। जैसे कि यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे क्लिक किया, उसको आपने नेक्स्ट किया और फिनिश किया, तो वो आपका शॉर्टकट जनरेट हो जाएगा वहाँ पे डायरेक्टली, यही स्क्रीन पे आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ पे FB60 ये स्क्रीन पे गया, और मेरा सपोज मैं ना यहाँ, वो चला गया था नेटवर्क, तो एक बार मुझे फिर से बताना ये कैसे आता है। हम्म, जैसे कि मैं यहाँ पे एक वेंडर का इनवॉइस पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। क्या है ये? वेंडर का इनवॉइस मुझे पोस्टिंग करना है। अभी मुझे इसका शॉर्टकट ही जनरेट करना है, मतलब शॉर्टकट क्रिएट करना है कि इसका टी कोड क्या है, FB60। तो इसका अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो ये देखो ये शॉर्टकट हो जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट। और ये कहाँ पे आप जनरेट करना चाहते हो वो शॉर्टकट यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ब्राउजर, समझ रहे हो आप? डेस्कटॉप में रखूंगा तो ये डेस्कटॉप पे इसका शॉर्टकट आ जाएगा FB60 का। ये कोई यूज नहीं करता है, लेकिन फिर भी ये देखो यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैंने यहाँ पे डाल दिया, और यहाँ पे इसको फिनिश कर दूंगा तो ये शॉर्टकट यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे, मतलब मैं अगर जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूंगा और लॉगिन करूंगा, तो ऑटोमेटिकली वो FB60 में इसका शॉर्टकट आ जाएगा। ये बेसिकली आप क्या कर सकते हो, इसका शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो। ये वैसे कोई यूज नहीं करता है, बट वी हैव ऑप्शन। ये हेल्प का बटन है, मतलब सपोज कोई जानना है आपको कि इसका मतलब क्या होता है, तो या फिर F1 प्रेस कर दो, या फिर यहाँ पे प्रेस करो तो आपको पता चल जाएगा। मतलब अगर सपोज फॉर एग्जांपल मेरे को ये स्क्रीन के बारे में पता करना है कि ये क्या है, व्हाट इज रेफरेंस, या फिर रेफरेंस का मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट डेट का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे F1 प्रेस करोगे तो आपको बता देगा इसका मतलब क्या होता है। डॉक्यूमेंट डेट, इन द डॉक्यूमेंट, उसका डिटेल यहाँ पे बता देगा। डॉक्यूमेंट डेट इज द डेट ऑन विच द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वाज इशूड। ठीक है, तो आप कोई भी फील्ड पे यहाँ पे कर्सर रख के और F1 प्रेस करोगे तो आपको उसका डिटेल में बता देगा। ठीक है, यहाँ पे एक कस्टमाइज लेआउट है, आपको फॉन्ट को बड़ा करना है, छोटा करना है, क्विक कॉपी पेस्ट करना है, कैरेक्टर कुछ अलग रखना है, तो यहाँ पे उसके लिए ये सब है। कलर चेंज करना है, ये अभी ब्लू में आ रहा है तो इसको आपको रेड करना है, तो यहाँ से सब कर सकते हो। फॉन्ट को, डिफॉल्ट साइज को हटा के आपको कोई और फॉन्ट साइज रखना है तो वो यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये स्क्रीन था स्टार्टिंग का। ठीक है, आपको इतनी इसमें कोई डाउट है? फिर दूसरा होता है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर का आपको ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ पे यहाँ पे सपोज मैंने अगर ले लिया ट्रांजेक्शन, मतलब जो भी मैं ट्रांजेक्शन हिट करूंगा, सपोज मैंने यहाँ पे ट्रांजेक्शन एक किया FB70। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ट्रांजेक्शन आ जाएगा, क्योंकि मैंने, इसका मतलब क्या होता है, देखो सिस्टम का मतलब होता है कि आपने कौन से सिस्टम में लॉगिन किया हुआ है। ठीक है, वो क्लाइंट कौन सा है, आपका यूजर नेम, मतलब आपने कौन से यूजर से लॉगिन किया हुआ है, कौन सा प्रोग्राम है। प्रोग्राम मतलब हर एक ट्रांजेक्शन कोड का एक अलग से प्रोग्राम नेम रहता है, वो प्रोग्राम नेम यहाँ पे आ जाएगा। ट्रांजेक्शन कोड मतलब आपने जो भी टी कोड यूज किया है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। रिस्पॉन्स टाइम मतलब ये टी कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना टाइम लगा, मिली सेकेंड, वो यहाँ पे आ जाएगा। इंटरप्रिटेशन टाइम आ जाएगा इसका, राउंड ऑफ, ये सारी चीज़ यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अगर सपोज मैंने यहाँ पे प्रोग्राम यहाँ पे सिलेक्ट किया तो ये प्रोग्राम नेम यहाँ पे आ जाएगा। सपोज यहाँ पे मैंने क्लाइंट सिलेक्ट किया तो यहाँ पे क्लाइंट डिस्प्ले होएगा। ठीक है, अगर सपोज मैंने यहाँ पे ट्रांजेक्शन सिलेक्ट किया तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन कोड आ जाएगा। ठीक है, हम्म। और शॉर्टकट कीज अभी मैं आपको बताता हूँ कि
सपोज ये स्क्रीन पे हो, आपको नया एक स्क्रीन ओपन करना है, तो उसका जो टी कोड है वो स्लैश ओ जैसे ही एंटर करोगे तो आपको यहाँ पे पूछेगा, जनरेट पे क्लिक करो तो एक नया सेशन ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करो या फिर स्लैश ओ यहाँ पे डाल दो टू जनरेट अ न्यू सेशन। इसमें कोई दोनों ऐसा सिस्टम है जिसमें सारे शॉर्टकट कीज लिखे हों? शॉर्टकट की ज्यादा नहीं है, थोड़ी ही है, मतलब एक हर दो ही है। जगह एक दो कैसे है? मैं बता रहा हूँ ना आपको, ज्यादा नहीं है शॉर्टकट की, ट्रांजेक्शन तो कोड अलग अलग है, लेकिन जो शॉर्टकट कीज हैं वो यहाँ पे, ये क्या इतने हाँ, ही है यूज। ट्रांजैक्शन कोड्स भी सिमिलर ही होते होंगे ना, कि हम्म, पेमेंट का वही है और रिसीव का वही है, जैसे हाँ टैली नहीं, अलग में अलग है। F8 F9 होता है, तो हर सिस्टम का अलग ट्रांजैक्शन कोड है इनका। आपके में अलग ट्रांजेक्शन, होगा, मेरे में अलग होगा। नहीं नहीं, सबका एक ही रहता है ट्रांजेक्शन कोड। ट्रांजेक्शन कोड मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल, अगर मुझे जनरल लेजर का कोई डॉक्यूमेंट पोस्ट करना है तो उसका देखो ये ट्रांजेक्शन कोड है FB60, FB50L, सबका अलग अलग इतने सारे ट्रांजेक्शन कोड हैं। जनरल कैश, पेटी कैश का आपको ट्रांजेक्शन पोस्ट करना है तो FBCJ। तो ये होता है ट्रांजेक्शन कोड। ठीक है, लेकिन जो मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ वो स्लैश ओ मतलब टू जनरेट अ न्यू सेशन। ठीक है, उसके बाद स्लैश एन एक होता है। स्लैश एन का मतलब होता है कि टू एग्जिट फ्रॉम द करंट सेशन। ठीक है, मतलब सपोज फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं FB50 में हूँ, ठीक है, ये स्क्रीन से मुझे अगर एग्जिट करना है तो यहाँ पे मैं स्लैश एन करूंगा तो ये यहाँ से स्क्रीन होके एग्जिट हो जाएगा। अभी स्लैश एन मारा और एंटर जैसी प्रेस करूंगा तो ये स्क्रीन से एग्जिट होके वो मेन स्क्रीन पे आ जाएगा। समझा? तो उसको बोलते हैं टू एग्जिट फ्रॉम द करंट स्क्रीन। ये स्लैश एन का मतलब होता है। ठीक है, अभी मेरे को एक बात बताओ कि ये आप यहाँ पे क्या पोस्टिंग कर रहे हो, आप GL का एक डॉक्यूमेंट पोस्ट कर रहे हो, लेकिन गलती से आप ये स्क्रीन पे आ गए हो, लेकिन आपको GL का डॉक्यूमेंट नहीं पोस्ट करना, आपको कस्टमर का इनवॉइस पोस्ट करना है। तो कस्टमर का इनवॉइस का टी कोड क्या है, ये आपको टी कोड कौन सा यूज किया, FB60 50, लेकिन आपको FB60 चाहिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ट्रांजेक्शन कोड पहले डालोगे स्लैश एन, उसके बाद फिर आप डालोगे FB60 और एंटर करोगे तो ये स्क्रीन से हटा के आपको वेंडर इनवॉइस पे आ जाएगा यहाँ पे। समझा आपको? मतलब स्लैश एन का मतलब क्या होता है कि वो पहले जो स्क्रीन में हो आप, वहां से वो एग्जिट करेगा और फिर वो दूसरे स्क्रीन में जाएगा। समझा आपको? मतलब अगर सपोज जी, मेरे को समझ गए। यहाँ पे अगर मैं FB60 और यहाँ पे 50 डाल दिया और एंटर करूंगा तो वो बोलेगा कि नहीं, पहले आप यहाँ से एग्जिट हो जाओ फिर वहां पे हो पाओगे। समझा आपको? देखो, समझ। डायरेक्टली अगर मैं यहाँ पे FB50 डाला और एंटर मारा तो एरर मारेगा, वो मुझे आ, मतलब वो स्क्रीन पे जाने ही नहीं देगा। समझा? तो इसीलिए अगर आपको वो स्क्रीन पे जाना है तो पहले आपको स्लैश एन डालना पड़ेगा, फिर कोई भी ट्रांजेक्शन कोड डाल के एंटर मारोगे यहाँ पे तो वो फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट यहाँ पे लेके आएगा। समझा आपको? हाँ जी। मतलब वो स्लैश एन का मतलब क्या करेगा कि वो पहले ये स्क्रीन पे लेके आएगा। देखो, ये स्लैश एन मारा तो पहले ये स्क्रीन पे आएगा, फिर ये स्क्रीन से आप FB50 अगर डायरेक्टली डालोगे और एंटर मारोगे तो आ जाएगा। समझा आपको? हाँ जी। तो वो स्लैश एन। तो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हमेशा याद रखना कि कोई भी अगर आप ट्रांजेक्शन कोड डाल रहे हो तो स्लैश एन, फिर उसके बाद ट्रांजेक्शन कोड, स्लैश एन होना ही चाहिए। ठीक है, समझा? दूसरी बात, और दूस स्लैश ओ किस लिए था? सुनो, अभी दूसरी बात वही बता रहा हूँ। दूसरी बात, अगर सपोज आपने यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट पोस्ट कर रहे हो लेकिन आपको एक और डॉक्यूमेंट पोस्ट करना है वेंडर इनवॉइस का, दूसरे पेज पे पोस्ट करना है, ये पेज पे नहीं, ये पेज को मुझे ऐसे ही रखना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, स्लैश ओ FB60 और एंटर मारूंगा तो ये देखो, ये वेंडर इनवॉइस दूसरे पेज पे आया है, ये पहले पेज पे मेरा GL दिख रहा है। समझा आपको? ये दो दूसरे पेज पे आ गया। मतलब आपको ये पेज को तो वैसे ही रखना है, ये पेज पे मुझे कहा, सपोज ये पेज पे आप कुछ काम कर रहे हो लेकिन दूसरे पेज पे भी आपको कुछ करना है तो स्लैश ओ डाल के आप कोई भी ट्रांजेक्शन कोड हिट करोगे तो आप दूसरे पेज पे आ जाओगे और वही डायरेक्टली वेंडर इनवॉइस आ जाएगा। समझा आपको? हाँ जी, समझ गए। हम्म।
तो ये सारे ये इतने एक दो शॉर्टकट कीज हैं, ये याद रखो, बाकी के आपको धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। ठीक है। और एक और शॉर्टकट की है /NEX। ई एक्स का मतलब क्या होता है, जैसे ही आप ई एक्स डालोगे जितने भी आपने सेशन ओपन करके रखे हुए सारे एक ही साथ क्लोज हो जाएंगे, आप सीधा बाहर आ जाओगे। ठीक है। अच्छा। तो ये था आज। कल चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आज ज्यादा हो जाएगा। बस मुझे वो फर्स्ट पेज वाला बता दो थोड़ा सा ना, रिव्यू। उसके कौन सा बाद हम फर्स्ट पेज? वो एक्सेल में जो फर्स्ट पेज था ना। अच्छा, ये चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर। नहीं, फर्स्ट ये फर्स्ट डे। अच्छा, ये तो फर्स्ट हम डे। कल शुरू करेंगे, आज शुरू करने का ये फायदा कल नहीं है ना। नहीं, आपको बाउंस हो जाएगा। हाँ, तो मुझे बस ये फर्स्ट डे वाला समझा दो थोड़ा सा, हाँ ओवरव्यू दे तो दो जल्दी देखो, जल्दी वाला। देखो एसएपी में दो टाइप्स होते हैं, मैंने आपको बताया था, फंक्शनल कंसल्टेंट होते हैं और दूसरा टेक्निकल कंसल्टेंट होते हैं। ठीक है। फंक्शनल कंसल्टेंट में अगर आप डोमेन में देखोगे, फाइनेंस में फाइनेंस होता है, लॉजिस्टिक्स होता है, एडमिन होता है। फाइनेंस में एफआई होता है और सीए होता है, मैंने आपको बताया था। लॉजिस्टिक्स में एमएम के कंसल्टेंट, पीपी, एसडी, क्यूएम, पीपी, ये सब आ जाते हैं लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट में। और एडमिन में आ जाता है आपका एचआर। ये सारे फंक्शनल कंसल्टेंट होते हैं। ठीक है। टेक्निकल में दो ही बंदे होते हैं, बेसिस के बंदे और अबैप के बंदे। बेसिस के बंदे क्या करते हैं, वो एक्सेस प्रोवाइड करने का काम करते हैं, सर्वर मेंटेनेंस, किसको कितना एक्सेस देना है, एंड यूजर को कौन सा एक्सेस देना है, कंसल्टेंट को कितना एक्सेस देना है, किसको डिस्प्ले एक्सेस देना है, किसको चेंज का एक्सेस देना है, वो सब कौन काम करता है, बेसिस के बंदे काम करते हैं। ठीक है। फिर सपोज एसएपी में कोई नया वर्जन आ गया तो उसको अपग्रेड करना, जैसे कि टैली हो गया, टैली के बाद टैली 9 आता है, टैली 10 आता है, दुनिया भर के वर्जन आते हैं ना, वैसे एसएपी में भी वर्जन आते रहते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं पैच अपग्रेडेशन। तो ये पैच अपग्रेड करने का काम कौन करता है, बेसिस वाले बंदे ही करते हैं। ठीक है। ये बेसिकली बेसिस वाले बंदे ना, हार्डवेयर वो सर्वर को चालू करना, सर्वर को मेंटेन करके रखना, वो सब बेसिस वाले बंदे करते हैं। ठीक है। ये बेसिस वाले जो बंदे होते हैं ना, ये 24/7 उनको रिपोर्टिंग करना पड़ता है, मतलब वो शिफ्ट में काम करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्योंकि उनको सर्वर अगर कहीं बीच में बंद पड़ गया तो कौन करेगा, तो वो ऐसे काम करते हैं शिफ्ट में। ठीक है। फिर दूसरा होता है अबैपर। अबैप का अबैप इज नथिंग बट अ लैंग्वेज। अबैप क्या है, एक लैंग्वेज है जो एसएपी के पीछे यूज होता है, मतलब एसएपी जो स्टैंड है उसके पीछे जो लैंग्वेज यूज हुआ है, जो प्रोग्राम यूज होता है, उसको बोलते हैं हम लोग अबैप लैंग्वेज। ठीक है। अबैप का फुल फॉर्म होता है एडवांस बिजनेस एप्लीकेशन एंड प्रोग्रामिंग, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ अबैप। हेलो। हाँ हेलो। 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 हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है मुझे। हाँ, मुझे नहीं आ रही। कहाँ पे अटके थे हम लोग, अबैप में? हेलो। हेलो। हाँ। आ रही है आवाज आपको? हाँ, आपकी आवाज़ मुझे एकदम बराबर आ रही है। पता नहीं आपकी आवाज क्यों चले जाते हैं। नेटवर्क का इशू है। हम्म, चलो आगे। तो अबैप इज नथिंग बट एडवांस बिजनेस एप्लीकेशन एंड प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये फुल फॉर्म है। अबैप इज नथिंग बट अ लैंग्वेज विच इज यूज इन एसएपी। ठीक है। अबैप हमेशा फ्राइज पे काम करता है, मतलब कोई फॉर्म को फ्राइज मतलब एफ मतलब फॉर्म, आर का मतलब रिपोर्ट, आई इंटरफेस, सी कन्वर्जन एंड ई इन्हांसमेंट। ठीक है। इसी पे अबैप पर काम करता है। फॉर्म को डेवलप करना है, कोई फॉर्म है उसको डेवलप करना है, या फिर कोई रिपोर्ट नया बनाना है, कोई इंटरफेस टूल बनाना है। इंटरफेस का मतलब एक टूल होता है जो डेटा माइग्रेट करता है फ्रॉम नॉन एसएपी टू एसएपी। सो दिस इज द टूल, उसका मतलब जैसे कि आईडॉक हो गया, टिप्पो हो गया, ये सब अबैप पर डेवलप करता है। कन्वर्जन मतलब डेटा को कन्वर्ज करना, मतलब एसएपी टैली में डेटा है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर एसएपी में डालना पड़ेगा, तो ये कन्वर्ट का बॉट्स एक टूल होता है, बीओडीएस बोलते हैं, कन्वर्जन टूल। ठीक है, वो कन्वर्ट करता है डेटा को। इन्हांसमेंट का मतलब होता है कि कोई फंक्शनैलिटी को इन्हांस करना है, कोई जैसे कि ये स्क्रीन है, ये एक स्क्रीन है, यहाँ पे क्या आप पोस्टिंग करते हो, जीएल का पोस्टिंग कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे कुछ एक और यहाँ पे टैब ऐड करना है। ठीक है।
तो वो कौन करेगा यहाँ पे, फंक्शनैलिटी को इनहांस करने का काम कौन करेगा, वो एबैपर करेगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज इनहांसमेंट। या फिर कोई रिपोर्ट को नया रिपोर्ट है, ठीक है, एक रिपोर्ट है जिसमें इतने इतने कॉलम्स आ रहे हैं, लेकिन क्लाइंट कह रहा है कि मुझे एक और कॉलम ऐड करके दो, तो वो इन्हांसमेंट हो गया, तो वो ऐड ऐड करने का काम कौन करेगा, एवेपर करेगा। लेकिन फंक्शनल कंसल्टेंट बोलेंगे तो ही करेगा वो, ठीक है, क्योंकि एवेपर क्लाइंट से कांटेक्ट में नहीं होता है। ठीक है, एवेपर हमेशा फंक्शनल कंसल्टेंट के नीचे काम करता है। ठीक है, हम्म। तो मोस्टली जो डिमांड होता है वो फंक्शनल कंसल्टेंट का डिमांड बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि क्लाइंट से वो डायरेक्टली कांटेक्ट करता है। कौन करता है, फंक्शनल कंसल्टेंट करता है, क्योंकि उसको पता है कि बिजनेस का प्रोसेस क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, वो एवेपर को क्या करता है, एडवाइस करता है कि ऐसे करो वैसे करो। ठीक है, अगर कुछ गलत हो गया तो इसी के ऊपर आता है, फंक्शनल के ऊपर आता है, एवेपर के ऊपर कभी कुछ नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि आपने ही एडवाइस दिया एवेपर को करने के लिए, तो एवेपर ने कर दिया, एडवाइस तो आपने दिया था। आपको टेस्टिंग करना पड़ता है, जो भी आपने वेपर ने काम किया हुआ है, जो भी डेवलपमेंट किया हुआ है, जो भी फॉर्म क्रिएट किया, रिपोर्ट डेवलपमेंट किया है, आपको वो टेस्ट करना है कि बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, फिर आपको वो प्रोडक्शन में मूव करना है। आप डायरेक्टली कुछ भी प्रोडक्शन में मूव नहीं कर सकते हो, आपको प्रॉपर टेस्टिंग करना पड़ेगा, यूजर को भी बोलना पड़ेगा कि भैया आप भी देख लो बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उसको बोलते हैं यूएटी। यूएटी का मतलब होता है यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ठीक है, यूजर भी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ बराबर चल रहा है, तो ही आप प्रोडक्शन में मूव कर पाओगे। जब तक आपको यूएटी नहीं मिलेगा, आप प्रोडक्शन में कोई चीज़ को मूव नहीं कर सकते हो, कोई भी चेंजेस को। हम्म। फिर मैंने आपको बताया था कि फाइनेंस में दो बंदे होते हैं, एफ आई एंड सीओ। ठीक है, एफ आई मतलब फाइनेंस, सीओ मतलब कंट्रोलिंग। अब ये दोनों बंदों का काम है टू प्रिपेयर अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आप बोलोगे दोनों बंदा एक ही काम क्यों कर रहा है, क्योंकि दोनों में डिफरेंसेस हैं। जो फाइनेंशियल बंदा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है वो एक्सटर्नल पर्पस के लिए यूज होता है, और जो सीईओ का बंदा जो रिपोर्ट बनाता है दैट इज यूज ओनली फॉर द इंटरनल रिपोर्टिंग पर्पस। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस है। फाइनेंस में जो डेटा इनपुट होता है, जो ओरिजिनल एक्चुअल डेटा जो इनपुट करता है वो फाइनेंस का बंदा करता है, और वो डेटा फ्लो होके कंट्रोलिंग में आता है। दो दो बार इनपुट करने का जरूरत नहीं है। आप बोलोगे मतलब ये भी वही बनाता है ये भी बनाता है, तो मतलब ये बंदा भी इनपुट करता रहेगा डेटा और ये बंदा भी नहीं, ऐसा नहीं है। जो फंक्शनल फाइनेंस का बंदा जो डेटा इनपुट करता है एसएपी में, वही फ्लो होके सीओ में आता है। ठीक है, तो ये हो गया एफ आई एन सीओ। ओके। सीओ जो होता है मोस्टली कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं, जो कॉस्ट शीट वगैरह बनाते हैं, जो आईसीडब्ल्यू हम्म। है वगैरह, वो सीईओ कंट्रोलिंग उन लोग को, वो मतलब वो मास्टर होते हैं कंट्रोलिंग के, उनको एफआई नहीं आता है, उनको सीईओ आता है। लेकिन हर एक कंपनी में कंट्रोलिंग हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि कोई कोई कंपनी को कंट्रोलिंग चाहिए रहता है, किसी किसी को नहीं चाहिए रहता है। ठीक है, तो कंट्रोलिंग के बंदे बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि उनका डिमांड भी बहुत कम होता है, इतने नहीं होते हैं उनका, और वो बहुत रेयर होते हैं। एफआई के बंदे का डिमांड हर एक कंपनी में रहता है, उनको तो एफआई कंसल्टेंट चाहिए रहता है, विदाउट एफआई के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अभी मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ कैरियर में, वहाँ पे भी कंट्रोलिंग के बंदे नहीं हैं। ज्यादातर जो भी एफआई के चार पांच बंदे हैं वो एफआई के ही है, कंट्रोलिंग का मॉड्यूल है ही नहीं हमारे इसमें। रहता है कोई कोई कंपनी में, बहुत रेयर है, मतलब है। कितना टाइम हो गया आपको इस कंपनी में? इसमें 2 साल हो गया। अच्छा। और वैसे काफ़ी कंपनीज चेंज कर लिया आपने? हाँ, इसके पहले तो एक्सेंचर में था, कैपजेमिनी में है, फिर टेक महिंद्रा में था, रिलायंस में, मॉक शिपिंग लाइन में था, फिर ये बाकी के सारे एम एम पी पी एस डी क्यू एम, ये सारे ठीक कंसल्टेंट आ है। जाते हैं, एचआर एडमिन में आ जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का। कुछ डाउट रहेगा तो एक बार गो थ्रू कर लेना, ये मैं आपको दे देता हूँ, आप एक बार गो थ्रू कर लेना, कुछ नहीं आएगा तो कल के लेक्चर में पूछ लेना, अदरवाइज विल मूव टू नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में मैं आपको कंपनी का स्ट्रक्चर मैंने आपको जो बताया वो बताऊंगा, बनाऊंगा यहाँ पे। फिर कंपनी का फाइनेंशियल ईयर डिफाइन करेंगे हम लोग यहाँ पे,
फाइनेंशियल हम्म। ईयर तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर हम लोग बिजनेस एरिया बनाएंगे। बिजनेस एरिया का मतलब होता है कि उसके ब्रांचेस, फिर फंक्शनल एरिया हम लोग बनाएंगे, और फिर ये एक दूसरे को असाइन करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग चैप्टर 1 में करेंगे। चैप्टर 2 में हमारा फाइनेंशियल ईयर डिफाइन होगा। ठीक है, ओपन और क्लोज पोस्टिंग्स पीरियड्स को हम लोग ओपन और क्लोज करते हैं, मंथ एंड क्लोजिंग, मंथ एंड ओपनिंग, वो सब कैसे करते हैं, पीरियड्स को क्लोज और ओपन, वो सब यहाँ पे डिफाइन होगा। फिर उसके बाद चार्ट ऑफ अकाउंट यहाँ पे मैं बताऊंगा कि कंपनी का जो चार्ट ऑफ अकाउंट होता है ना, जो जितने भी लेजर्स होते हैं ना, वो कैसे उसको ग्रुपिंग करना है। ठीक है, वो सब यहाँ पे होगा। कंपनी का स्ट्रक्चर, आप कह रही थी ना कि कंपनी का बिजनेस प्रोसेस क्या होता है, ये यही होता है। आपको पहले समझना पड़ेगा कि कंपनी का जो अकाउंट ग्रुपिंग होता है ना, वो कैसे उन लोग करते हैं। जैसे कि कंपनी के पास 4,000 लेजर हैं, मान लो फॉर एग्जाम्पल, आप जो कंपनी में काम कर रहे हो उनके पास लेजर 4,000 लेजर हैं। अब वो लेजर को ग्रुपिंग कौन से टैब में करोगे, कौन कैसे कैसे ग्रुपिंग करोगे, वो तो आपको क्लाइंट के साथ ही बैठ के करना पड़ेगा। आप खुद ही थोड़ी बना दोगे बिना हम्म। कंपनी का बिजनेस प्रोसेस जाने हुए। हम्म। तो यही होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। मतलब पहले आप रिक्वायरमेंट गैदर करना पड़ेगा आपको कि आपके लेजर्स कैसे कैसे बनाने हैं, कौन से एक्सपेंसेस को कौन से ग्रुपिंग में डालना है। ठीक है, वो ये एक बहुत क्रिटिकल और ये वन टाइम एक्टिविटी है। आपने जैसा किया, कंपनी पूरा मतलब पूरी, जब तक वो कंपनी है तब तक वो वही यूज करेगी। ठीक है, तो ये वन टाइम एक्टिविटी है जो आपको डिफाइन करना पड़ता है। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। एक FICO का जो रोल होता है ना, वो बहुत क्रिटिकल होता है और बहुत रिस्पॉन्सिबल, मतलब रिस्पॉन्सिबल रहता है। मतलब वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। हम्म। ठीक है, आपको धीरे धीरे ठीक पता है। चलेगा जैसे ही हम लोग आगे आगे बढ़ेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। अभी तो सिर्फ थियरी था, कल से हमारा प्रैक्टिकल चालू हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आप मुझे कुछ ये अभी स्टडी के लिए कुछ देने वाले हो? अभी मतलब तो कुल नहीं, आज? कुछ नहीं, कल दूंगा। आज तो मैं यही एक्सेल आपको भेज देता हूँ। ठीक है ठीक फिर। है, ये एक्सेल आप देख लेना एक बार। ये एक एसएप मेथोडोलॉजी देख लेना, ये पढ़ लेना, ये चाहिए तो दिमाग में रट्टा कर लेना। ठीक है, कि ये स्टेप्स में क्या क्या स्टेप्स, सब स्टेप्स होते हैं, ये सब एक बार गो थ्रू कर लेना। फिर लैंडस्केप क्या होता है इनकी वो जो एक बार देख लेना। डिस्क्रिप्शन है, इनकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है? मतलब आपने तो समझा दिया, मतलब वो ऐसे वीडियोस देख लो, कोई? नहीं ऐसा पर्टिकुलरली इसका कुछ डॉक्यूमेंटेशंस तो है नहीं। नहीं, डॉक्यूमेंटेशन नहीं, कि इनकी एक्सप्लेनेशन, लाइक आपने समझाया किक ऑफ मीटिंग क्या होती है, तो वो प्रॉपर वे में, मतलब जो डिफाइन करना है। जैसे मान लीजिए मुझे किसी ने इंटरव्यू में पूछा, तो मैं आपके जैसे थोड़ी ना बता सकती हूँ उनको। वीडियोस मुझे है ना आपके पास? प्रॉपरली, नहीं नहीं, वीडियोस देखो आप, नहीं प्रॉपरली ऐसा मुझे डिफाइन करना पड़ेगा ना उनको। मतलब नहीं, इसका कोई प्रॉपर प्रॉपर डेफिनेशन टेक्निकल नहीं है। लैंग्वेज में बताना पड़ेगा ना हाँ मुझे उन्हें। वो देखो, इसका जो ये जो मैंने एसएप मेथोडोलॉजी बताया है ना, इसका ऐसा कुछ टेक्निकल प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। मेरे पास एक बुक है, वो चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन वो बुक है मेरे नहीं, पास। मुझे डेफिनेशन नहीं चाहिए। जो आपने समझाया उनको प्रॉपर टेक्निकल लैंग्वेज में चाहिए, कि मैं, अगर मुझे कोई पूछे तो मैं उसको एक्सप्लेन कर सकूं उस वे में। अब मैं इंटरव्यू में बैठ के उसको ये नहीं समझाऊंगी कि मीटिंग होती है, मैनेजर्स आते हैं, बस मीटिंग होती है इन लोगों की। ये नहीं बोलूंगी ना, मैं को टेक्निकल लैंग्वेज में बात करना पड़ेगा उनके साथ। तो नहीं वो देखो, मीटिंग लैंग्वेज। होती है तो ये तो वही बोल रहे हैं। क्या किक ऑफ मीटिंग में क्या होता है, एक दूसरे का इंट्रोडक्शन होता है, और क्या होता है, और तो कुछ टेक्निकल लैंग्वेज इसमें क्या होता है, और तो कुछ होता नहीं है। इसमें कोई टेक्निकल लैंग्वेज यूज ही नहीं हुआ है। टेक्निकल लैंग्वेज अभी में आगे के जो नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे ये होगा ना, इसका सारा डॉक्यूमेंटेशन है, और ये बट मेन होता है ना। प्रॉपर वे में तो बताना पड़ेगा ना उनको, प्रॉपर लैंग्वेज में। उसके लिए मैं, लैंग्वेज मतलब इसकी कोई, मतलब वैसी, जैसे आपने मुझे समझाया, वो इसकी नहीं है, रिटर्न में है? इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है रिटर्न में, बाकी का है। बाकी का ये जितने हमारे जो मेन मेन चैप्टर्स होंगे इनका सबका रिटर्न में है, लेकिन इसका कोई रिटर्न एक्चुअली कोई देता भी नहीं है, किसके पास होता भी नहीं है। ये तो सिर्फ ये एक हम ऊपर से ओवरव्यू ऑनलाइन मैंने पढ़ दिया हुआ। सकते हैं? हाँ, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, मैंने बताया ना सिंपल लैंग्वेज में। इतना कुछ टेक्निकल लैंग्वेज इसमें है ही कहाँ पे, ये इतना ही चलिए है। ठीक है, मैं एक बार ही ना गो थ्रू करके एक बार इंटरनेट पे भी देख लेती हूँ इसके बारे में क्या एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, चलेगा। ठीक है।
आप इसके मुझे बाद जितने भी चैप्टर्स होंगे इसका मैं नोट्स आपको दे दूंगा। ठीक है, अब चाहिए एक्सेल भेज दीजिए। मैं आपको ये देता हूँ। ठीक। ठीक है। ओके ठीक है, चलेगा। वो आज आपसे, अच्छा आप वीडियो स्टॉप कर दो। स्टॉप कर दूँ? हाँ। खत्म हो गया।